हेलो दोस्तों, आज का ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ड्रामा में हम देखेंगे कि कैसे हमारी फीमेल लीड जेनी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड, जो उसे बहुत प्यार करता था, जो उसके सामने परफेक्ट बनकर रहता था, उसकी पहले से ही एक मिस्ट्रेस है और उसके दोनों बच्चे, जिनको इतने सालों तक मिस्टर लू ने छुपा कर रखा था। और जेनी को यही लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि सालों पहले मिस्टर लू ने उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ा था और ये कहा था कि वो सिर्फ जेनी से प्यार करते हैं। वो अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली के साथ बगावत कर बैठे थे, पर आज सब कुछ साफ हो गया था। और तो और मिस्टर लू की रखेल, जिसका नाम लिसा था, वो खुले आम जेनी को परेशान कर रही थी और ये भी कह रही थी कि वो उसकी लाइफ से चली जाए, क्योंकि वो पहले से ही मिस्टर लू के बच्चों की माँ है। जेनी सारी सच्चाई जानकर अपने आप को रोक नहीं पाती, वो पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि मिस्टर लू उसकी नजरों के सामने ही उसे झूठ बोलते थे, उस लड़की से मिलने जाते थे, अपने बच्चों के साथ रहते थे, और वो सब कुछ जानने के बावजूद घुट घुट कर जी रही थी। अगर आपको भी जानना है कि आगे ड्रामा में क्या हुआ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। चलो वक्त ना ज़ाहिर करते हुए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन फीमेल लीड जेनी से होती है, जो एनवलप को लेकर ओपन कर रही थी। जैसे ही वो ओपन करती है, उसमें उसकी नज़र अपने हस्बैंड और खुद की फ़ोटो पर पड़ती है। वो उन फोटो को देखकर काफ़ी खुश होती है। उसके बाद कहती है, सबको लगता है कि मिस्टर लू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने शादी के लिए मुझे पूरे 99 टाइम प्रपोज किया था और अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की थी और कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो पुरानी बातों को सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र दूसरे फोटोग्राफ पर पड़ती है और एक डीएनए रिपोर्ट पर, जहाँ पर मिस्टर लू अपनी रखेल और दोनों बच्चों के साथ खड़े थे। वो चारों ही परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। जेनी जब ये देखती है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती, पर तभी उसकी नज़र डीएनए रिपोर्ट पर पड़ती है, जिससे साफ था कि उन बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड मिस्टर लू है। ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इतनी ज्यादा वीक हो गई थी, वो इतनी ज्यादा तड़प गई थी कि उसे खून की वॉमिटिंग होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी नजर मिस्टर लू पर पड़ती है, जो उसके सामने फिक्र दिखा रहे थे। मिस्टर लू परेशान होकर कहते हैं, जेनी तुम कैसे बेहोश हो गई? तुम्हें पता है, जब मैंने मेड से इस बारे में सुना था तो मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ पर आ गया। जेनी अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी, जो इतने सालों से उससे झूठ बोलता आ रहा था, जो बिजनेस का बहाना करके हर रोज अपने मिस्ट्रेस और बच्चों से मिलने जाता था। असिस्टेंट जो पहले से ही मिस्टर लू के साथ मिला हुआ था, वो मिस्टर लू की तारीफ करते हुए कहता है, मैडम आपको पता है, सर को जब पता चला कि आप बेहोश हो गई है तो वो अपनी करोड़ों की डील को छोड़कर यहाँ पर आ गए। वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को घूरते हैं, उसके बाद कहते हैं, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता कि मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए ऐसी हजारों डील छोड़ सकता हूँ। जेनी मिस्टर लू को देखती है, उसके बाद रोते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मिस्टर लू को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो कहते हैं, जेनी देखो तुम प्रेग्नेंट हो। मैं जानता हूँ कि इस पीरियड में तुम्हारे मूड स्विंग होना आम है, पर प्लीज तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करो। अब तुम्हें अपना और बच्चे दोनों का ख्याल रखना होगा। वो इतना कहकर एक एक चीजें बताते हैं कि जेनी को कैसे अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। जेनी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए वो सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले जो डॉक्टर आया था उसी ने ही मिस्टर लू को बताया था कि जेनी प्रेग्नेंट है। जेनी सदमे की वजह से वहां पर बैठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मिस्टर लू का फोन बजता है। मिस्टर लू अपने फोन में शो हो रहे नंबर को देखते हैं। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि लिसा का था, इसलिए वो अपने फोन को छुपा देते हैं। उसके बाद कहते, जेनी लगता है मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना होगा। वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम सिर्फ रेस्ट करो। वो इतना कहकर जेनी के फोरहेड पर किस करते हैं, उसके बाद अपने असिस्टेंट के साथ वहां से निकल जाते हैं। मिस्टर लू के जाने के बाद जेनी अपने पेट को पकड़ते हुए कहती है, तुम गलत टाइम पर आए हो। पहले मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर नहीं, अब तुम्हारे पापा धोखेबाज बन गए हैं। वो अभी इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी कि तभी लिसा का फिर से मैसेज आता है। लिसा ने तस्वीर भेजी थी, वो भी मिस्टर लू और उनके दोनों बच्चों की, जहाँ पर मिस्टर लू काफी खुश नजर आ रहे थे। लिसा जेनी से कहती है, अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मिस्टर लू तुमसे क्या छुपा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें बता दूं, मैं मिस्टर लू के दोनों बच्चों की माँ हूँ, और तो और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से वो हमेशा मेरी केयर करते थे, इसलिए तो उन्हें ये भी पता है कि प्रेग्नेंट वुमन की केयर किस तरह की जाती है। इसलिए तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो तुमसे प्यार करते हैं। तुमने देखा नहीं वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब मैंने एक बार उन्हें कॉल किया तो वो तुम्हारे बिना फिक्र किए मेरे पास आ गए। जेनी सारी सच्चाई जानकर अपने आप को संभाल नहीं पाती, उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, लूशियन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जो लड़की मुझे इतने सालों से बुली कर रही थी, तुमने उसके साथ अफेयर किया, उसे प्रेग्नेंट किया। वो पुरानी बातों को याद करती है, जहाँ पर लिसा हमेशा उसे कॉलेज में और स्कूल में परेशान करती थी। लिसा वही लड़की थी जिसके साथ मिस्टर लू की फैमिली मिस्टर लू की शादी करवाना चाहती थी। वो भी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, और उस वक्त मिस्टर लू
जेनी को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसने कहा था कि वो जेनी को परेशान ना करे। अगर उसने जेनी को परेशान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जेनी का दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था, इसलिए वो किसी को कॉल करती है और नकली प्लान क्रैश करने के लिए कहती है ताकि वो मिस्टर लू की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा सके। कॉल कट होने के बाद जेनी अपने आप से कहती है, मिस्टर लू, अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, ना ही मैं इस बच्चे को चाहती हूँ। वो इतना कहकर अपनी उंगली से अंगूठी निकालती है। उसके बाद उसे नीचे फेंक कर अपने टूटे हुए दिल को संभालती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाती है ताकि अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा सके। नर्स जो जेनी के पास खड़ी थी वो जेनी से कहती, मैडम, क्या आप सच में अबॉर्शन करवाना चाहती है? आप प्लीज एक बार सोच लीजिए, ये बच्चा काफी ज्यादा मासूम है, इसमें उसकी क्या गलती है? आप प्लीज अपने हस्बैंड से एक बार बात करिए, क्या पता आपका डिसीजन चेंज हो जाए। वो इतना कहकर अपने कैबिन में चली जाती है। जेनी जो वहां पर बैठी थी वो मिस्टर लू को कॉल करती है। मिस्टर लू जेनी से कहते, क्या हुआ? जेनी मिस्टर लू से कहती है, क्या तुम वापस आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसे साफ था कि मिस्टर लू लिसा के साथ सो रहे हैं। वो जब ये सुनती है तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। मिस्टर लू ने पहले ही कॉल को कट कर दिया था। जिससे जेनी अपने फोन को देखती है, तभी फिर से उसके फोन पर मिस्टर लू के नंबर से कॉल आता है, इसलिए वो उसे ओपन करती है। उसके बाद कहती है, मिस्टर लू। पर तभी उसे लिसा और मिस्टर लू की आवाज सुनाई देती है। ये कॉल लिसा ने किया था ताकि वो जेनी को दिखा सके कि वो दोनों इस वक्त किस पोजीशन में है। लिसा जानबूझकर जेनी को सुनाते हुए कहती है, लूशन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी वाइफ का कॉल उठा लेना चाहिए? वो गुस्सा हो जाएगी। लूशन बेशर्मी के साथ कहता है, जब तुम मेरे सामने हो तो मैं कॉल कैसे उठा सकता हो? मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। लिसा जानबूझकर फिर से सुनाते हुए कहती है, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे बच्चे और मुझसे बहुत प्यार करते हो या फिर जेनी से? लूशियन ये सुनकर बेशर्मों की तरह मुस्कुराने लगता है। लिसा जो जानबूझकर जेनी को सुनाना चाहती थी वो लूशियन से कहती है, बोलो ना, तुम किससे बहुत प्यार करते हो? लूशियन फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब साफ है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बच्चों से प्यार करता हूँ। लिसा जिसने जानबूझकर फोन को शुरू रखा था वो मुस्कुराते हुए मिस्टर लू के साथ मेकआउट करने लगती है। जेनी जो ये सब सुन रही थी वो रोने लगती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मिस्टर लू को एक चांस देना चाहती थी ताकि वो अपने बच्चे और रिश्ते को बचा सके, पर अब कोई फायदा नहीं था। तभी वहां पर वही नर्स आती है और जेनी से कहती है, मैडम, क्या आपने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया? क्या आपने अपने हस्बैंड से बात की? जेनी जो रो रही थी वो अपनी आंखों में आंसू ले कहती है, नहीं, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, सर्जरी आज ही होगी और मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना है। कुछ देर बाद जेनी सर्जिकल रूम में थी जहाँ पर उसका अबॉर्शन हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे को खोने वाली थी। इस बच्चे के लिए वो 3 साल से इंतजार कर रही थी, पर अब इस बच्चे का कोई फायदा नहीं था। जेनी शाम के वक्त अबॉर्शन करवाकर अपने विला आती है, जहाँ पर विला में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो पहले की बातों को याद करती है, जहाँ पर मिस्टर लू हमेशा उसके आने से पहले खाना बना कर रखता था, पर आज वो लिसा के पास था, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। वो अपने आप से कहती है, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो अपने दिल को संभाल रही थी, तभी उसके फ़ोन पर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। वो तुरंत ही उसे कॉल करती है। उसकी फ्रेंड कहती है, जेनी, मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है, 4 दिन बाद तुम्हारा प्लान क्रैश है, उसके बाद से तुम हमेशा हमेशा के लिए मिस्टर लू की लाइफ से चली जाओगी। जेनी ये सुनकर उस डेट को याद करती है, क्योंकि प्लान क्रैश के अगले दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। देर रात को जेनी अपने कमरे में बैठी थी। वो ड्रोवर से डॉक्यूमेंट निकाल कर देखती है, जहाँ पर मिस्टर लू ने उसके लिए डॉक्यूमेंट बनवा कर रखे थे, जिसमें लिखा था कि जेनी को पूरे 10 मिलियन मिलेंगे और तो और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जेनी के नाम की थी। और तो और अगर वो डोनेशन भी करते थे तो वो जेनी के नाम से करते थे। तब जेनी काफ़ी खुश होती थी, पर अब उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आते हैं। वो जेनी से कहते, जेनी, तुम अब तक जग क्यों रही हो? क्या तुम्हें सुना नहीं है? देखो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इस तरह जग नहीं सकती, इससे तुम पर और हमारे बच्चे पर असर हो सकता है। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जेनी मिस्टर लू को देखती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल था। मिस्टर लू उसके चेहरे को देखकर परेशान होकर कहते, जेनी, क्या हुआ? तुम्हें किसने बुली किया? जेनी वैसे भी मिस्टर लू को छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए वो मिस्टर लू से कहती है, प्रेगनेंसी की वजह से मेरे मूड स्विंग हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। मिस्टर लू ये सुनकर कहते हैं, थैंक गॉड, वरना तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। मुझे तो लगा था कि तुम किसी बात से नाराज हो। मिस्टर लू जो जेनी को देख रहे थे, उनकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है, जहाँ पर जेनी ने डेट को मार्क करके रखा था। वो ये देखकर हैरानी से कहते, जेनी, इस डेट के अगले दिन तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, पर तुमने इस डेट को क्यों मार्क किया है? जेनी ये सुनकर उनके सवाल को इग्नोर कर देती है। उसके बाद ड्रोवर से एक नेकलेस निकालते हुए कहती है, लूशन, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे ये कब दिया था? मिस्टर लू उस नेकलेस को देखते हैं। उसके बाद कहते हैं, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। वो इतना कहकर पुरानी बातों को याद करते हैं। हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर लू जेनी को प्रपोज कर रहे थे। उन्होंने पहले भी जेनी को काफ़ी बार प्रपोज किया था, पर जेनी हमेशा रिजेक्ट कर देती थी, क्योंकि जेनी को अमीर लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लग रहा था कि लूशन एक प्लेबॉय है, इसलिए वो गुस्से में कहती है, मैंने कितनी बार कहा है
तुम मुझे प्रपोज मत किया करो। तुम एक प्लेबॉय हो और मैं तुम जैसे अमीर लड़के को कभी हाँ नहीं कहूंगी। लुशियन ये सुनकर अपनी जेब से 2 नेकलेस निकालता है। उसके बाद कहता है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा रहेगा। ये देखो, मैंने इन नेकलेस को अपने हाथों से डिजाइन किया है। इसमें रखे पत्थर काफी कीमती है और मेरा प्यार हमेशा इस पत्थर की तरह वैसा का वैसा रहेगा। ना तो ये कभी टूट सकता है, ना ही ये कभी कम हो सकता है। उसने तब जेनी से प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ उससे प्यार करेगा। जेनी पुरानी बातों को याद करके उस नेकलेस को देखती है। उसके बाद कहती है, तुमने तो कहा था कि ये रॉक काफी ज्यादा सॉलिड है, ये तुम्हारी हार्ट की तरह है जो कभी टूट नहीं सकती, ना ही इनकी शाइन कम होगी। पर लगता है इतने सालों में ये अंदर से खोखले हो गए हैं। वो इनडायरेक्टली मिस्टर लू को सुना रही थी। मिस्टर लू जेनी के हाथ से वो नेकलेस लेते हैं। उसके बाद कहते, जेनी तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मेरा प्यार कभी नहीं चेंज हो सकता, मेरा प्यार वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है। वो इतना कहकर जेनी के हाथों को चूम लेते हैं। उसके बाद अपनी जेब से एक आइलैंड का फोटो दिखाते हुए कहते हैं, जेनी ये देखो, मैंने अपने बच्चे के लिए गिफ्ट रेडी करके रखा है। जब बच्चा बॉर्न होगा तो मैं उसे ये आइलैंड गिफ्ट में दूंगा और हर साल हम वहाँ पर वैकेशन मनाने जाएंगे। जेनी ये सुनकर बिना कुछ कहे सामने की तरफ देखने लगती है। मिस्टर लो फिर से कहते हैं, जेनी तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझे बता सकती हो। जेनी ये सुनकर कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, तुमने तो कहा था कि प्रेग्नेंट वुमन में मूड स्विंग होते रहते हैं, इसलिए अभी मेरा मूड खराब है। मिस्टर लू जेनी से कहते, जेनी मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों से मैं ऑफिस में बिजी रहा हूँ, फिक्र मत करो, कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। जेनी ये सुनकर कहते, नहीं तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कल मैं अपने सभी क्लासमेट के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ। वहाँ पर क्लास के सारे स्टूडेंट आने वाले हैं जो हमारे साथ पढ़ाई करते थे। मिस्टर लू ये सुन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जेनी मिस्टर लू की बात सुनकर कहती है, नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल मैं सभी क्लासमेट के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ, मुझे भी वहाँ पर इन्विटेशन मिला है। मिस्टर लू कहते हैं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर जेनी मना कर देती है और वहाँ से अपने बेड पर जाकर सो जाती है। मिस्टर लू जेनी को हैरानी से देख रहे थे। मुझे मिस्टर लू के एक्सप्रेशन देखकर सच में उन्हें चाटा मारने का मन कर रहा है। अगर मैं कोई गाली दूंगी तो सबको लगेगा कि मैं मिस्टर लू के लिए बुरा भला कह रही हूँ, पर ये आदमी गाली डिजर्व करता है। जेनी अगले दिन होटल जाती है जहाँ पर उसके सारे क्लासमेट आए थे। जब वो अंदर जाती है तो उसकी नजर अपने फ्रेंड पर पड़ती है। जेनी की क्लासमेट जेनी से कहती है, तुम अकेले क्यों आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? जेनी झूठ बोलते हुए कहती है, वो बिजी है, इसलिए मैं खुद यहाँ पर अकेली आ गई। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। उसके बाद कहते, सॉरी एवरीवन, मुझे आने में लेट हो गया। जेनी मिस्टर लू को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर लू दिखावा करते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा? जेनी की क्लासमेट तारीफ करते हुए कहती है, रुको रुको, हम भी यहाँ पर खड़े हैं। वैसे आप दोनों का प्यार पहले की तरह है। लगता है मिस्टर लू को जेनी की फिक्र थी कि कहीं वो खो ना जाए, इसलिए वो यहाँ पर आ गए। मिस्टर लू मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम सबके लिए मैंने गिफ्ट प्रिपेयर करके रखे हैं। कुछ ही देर में एक मेड आती है जिसके हाथ में कई सारे गिफ्ट बॉक्स थे। एक एक करके सभी क्लासमेट को मिस्टर लू की तरफ से गिफ्ट बांटे जाते हैं। जितने भी जेनी के फ्रेंड थी वो ये सुनकर जेनी की तारीफ करने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं, तुम सब जेनी के फ्रेंड हो, इसलिए तुम सबको खुश करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। सारी लड़कियाँ लुशियन की तारीफ कर रही थी और जेनी को सुना रही थी। तभी वहाँ पर लिसा की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, आज सारी क्लास ने पार्टी रखी है और मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इस क्लास का हिस्सा नहीं हूँ जो इतने सालों बाद भी तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया? जैसे ही लिसा आती है मिस्टर लू के एक्सप्रेशन काफी बिगड़ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। लुशियन के एक साइड लिसा थी तो दूसरी साइड जेनी। सारे क्लासमेट अपने अपने गिफ्ट को देख रहे थे। तभी उनकी नजर ब्यूटीफुल नेकलेस पर पड़ती है। जितनी भी फीमेल थी उन सबको नेकलेस गिफ्ट किया था, इसलिए वो उस नेकलेस की तारीफ करती है। लिसा जो वहाँ पर बैठी थी वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सबको पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये ब्रांड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं उसकी सीईओ हूँ। सारी लड़कियां ये सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मिस्टर लू ने चाओ फैमिली को पूरी तरह से बैंकरप्ट कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिसा अचानक से इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ कैसे बन गई। लिसा सबकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मेरी फैमिली बर्बाद हो गई थी, पर 2 साल पहले मैं लकीली अपने हस्बैंड से मिल गई। मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे पूरे 10 बिलियन दिए थे, जिसकी वजह से मैंने कंपनी स्टार्ट की और मैंने कुछ वक्त में अपने बिजनेस को काफी बड़ा कर दिया। और तो और मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरे लिए 2 और कंपनियां खोली हैं। अगर वो मेरा सपोर्ट ना करता तो आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती, पर उसने मेरा सपोर्ट किया। वो जानबूझकर लिसा जानबूझकर जेनी को सुनाने के लिए ये सब कह रही थी। वो बार बार मिस्टर लू को देख रही थी। जेनी जो ये सब सुन रही थी वो अपने आप से कहती, अब मुझे पता चला कि 2 साल पहले ये इतना बिजी क्यों था। ये तो अपनी लवर के लिए कंपनी को बड़ा बनाने में लगा था और मुझे लगा था कि वो अपनी कंपनी में बिजी है, पर नहीं। जेनी जो सच्चाई जानकर अंदर ही अंदर घुट रही थी वो अपने सीने को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। मिस्टर लू जो उसके बगल में बैठे थे वो जेनी के पास आकर कहते, जेनी क्या तुम ठीक हो? लिसा जो ड्रिंक कर रही थी वो गुस्से में
अपने हाथ में पकड़े गिलास को नीचे पटक देती है। उसके बाद कहती है, जेनी तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो? मिस्टर लू हमेशा तुम्हें अपनी हथेलियों में रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये दिखावा करोगी कि जैसे तुम मरने वाली हो वैसे भी तुम मर ही जाओ। ये सबके लिए अच्छा होगा। मिस्टर लू ये सुनकर गुस्से में लिसा को चाटा मार देते हैं। उसके बाद कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेनी के बारे में ये सब कहने की? अगर अगली बार से तुमने जेनी के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिसा अपने गाल पर हाथ रखकर पैर पटकते हुए वहां से निकल जाती है। जेनी जो अंदर ही अंदर काफी टूट गई थी वो मिस्टर लू को अपने आप से दूर करती है। उसके बाद कहती है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जा रही हूँ। वो इतना कहकर वहां से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जा रही थी तो उसकी मुलाकात लिसा से होती है। लिसा गुस्से में कहती है, जेनी तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर लू ने तुम्हारी वजह से मुझे चाटा मारा है तो वो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं? ऐसा नहीं है। अगर मैं एक बार उन्हें कॉल करूंगी तो वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। जेनी लिसा को देखकर कहती है, तुम करना क्या चाहती हो? लिसा कहती है, मैं तुम्हारी सारी चीजों को अपने नाम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे घमंड को तोड़ती हूँ। तुम्हें लगता है कि मिस्टर लू तुमसे प्यार करते हैं पर नहीं। वो मिस्टर लू को कॉल करती है। उसके बाद कहती है, मिस्टर लू जल्दी से आप मेरे विला पर आ जाइए। बेबी सिटर ने कॉल किया है कि हमारे दोनों बच्चे सिक है। वो कॉल करने के बाद जेनी से कहती है, अब देख लेना इस बार मिस्टर लू किसे चूज करते हैं। कुछ देर में मिस्टर लू भागते हुए बाहर आते हैं। वो जेनी के फॉरहेड पर किस करते हैं। उसके बाद कहते, जेनी मुझे ऑफिस जाना होगा अर्जेंटली, ऑफिस में कुछ मैटर हो गया है। वैसे भी तुम यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करो और वापस घर आ जाना। वो इतना कहकर वहां से जाने लगते हैं। जेनी मिस्टर लू का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद कहती है, मिस्टर लू क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? तुमने कहा था कि तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे और तुम अभी भी जा रहे हो। हमारी शादी को 3 साल होने को आए हैं और 2 सालों से तुम हमेशा बिजी रहते हो और आज भी तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ रहे हो। मिस्टर लू जेनी के हाथ को अपने आप से दूर करते हैं। उसके बाद कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। डोंट वरी, मैं सारे मैटर को खत्म करके तुम्हारे साथ रात को डिनर करूंगा, मेरा इंतजार करना। वो इतना कहकर वहां से निकल जाते हैं। लिसा जो छुप गई थी वो जेनी के पास आकर कहती है, अब तुम्हें पता चल गया कि मिस्टर लू की लाइफ में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मिस्टर लू ने जो तुम्हें आइलैंड गिफ्ट किया था वो मुझे भी पसंद है, इसलिए वो आइलैंड अब मेरा होगा। वो इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। रात के वक्त जेनी वापस आ गई थी। वो कैलेंडर में इस दिन को क्रॉस कर देती है क्योंकि फाइनली अब 3 दिन बचे थे। जेनी कैलेंडर पर मार्क लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर लू जो वापस आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले जेनी कभी भी इतनी जल्दी नहीं सोती थी। वो हमेशा उनका इंतजार करती थी, इसलिए वो जेनी के पास आकर उसे आवाज लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं, जेनी आंखें खोलो। जेनी जो अभी अभी सोई थी वो अपनी आंखें खोलकर मिस्टर लू को देखती है। मिस्टर लू कहते हैं, जेनी तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अभी अभी तुमसे दूर रहा हूँ फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे सालों हो गए हो। अब तो मुझे डर लगने लगा है, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगा। जेनी ये सुनकर मिस्टर लू को देखती है। उसके बाद कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? मिस्टर लू कहते, हाँ, पर मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें याद है मैंने आइलैंड के बारे में बात की थी? वो आइलैंड बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा आइलैंड खरीदूंगा। मिस्टर लू इतना मक्खन इसलिए लगा रहा था ताकि वो जेनी से उस आइलैंड को लेकर लिसा को दे सके। जेनी अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे वो आइलैंड देना चाहते हो या नहीं। वो इतना कहकर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। मिस्टर लू ये देखकर बेशर्मी के साथ कहते हैं, वाइफ क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? प्लीज गुस्सा मत करो। जेनी ये सुनकर अपनी आंखें खोलती है। उसके बाद कहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थक गई हूँ। वैसे भी मैरिज एनिवर्सरी के अगले दिन मैं अब्रॉड जाने वाली हूँ ताकि तुम्हारे लिए पर्सनली गिफ्ट को चूज कर सकूं। सॉरी मैं तुम्हें पहले इन्फॉर्म नहीं कर सकी, पर मैं अब तुम्हें बता रही हूँ। जेनी जिसने सोच लिया था कि वो मिस्टर लू को पूरी तरह से छोड़कर चली जाएगी, वो इस वक्त उनके सामने नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मिस्टर लू कहते हैं, जेनी तुम याद है ना तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में इतने घंटे अकेले ट्रैवल करना अच्छा नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जेनी मना कर देती है। उसके बाद कहती है, नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ। मिस्टर लू कहते, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ, पर अपना ख्याल रखना। अगली सुबह मिस्टर लू उठकर रेडी होते हैं। वो जेनी को देख रहे थे जो अभी भी सो रही थी। जेनी जब अपनी आंखें खोलती है तो मिस्टर लू कहते हैं, जेनी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और रात को भी मुझे देर हो जाएगी, इसलिए अपना ख्याल रखना। वो इतना कहकर वहां से निकल जाते हैं। जेनी बेड से खड़ी होकर अपने फोन को देखती है जहाँ पर लिसा ने मैसेज भेजा था। वो उस लोकेशन को देखती है। लिसा ने कहा था कि वो रात को इस लोकेशन पर आ जाए, उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। रात के वक्त जेनी उस होटल में जाती है जहाँ पर लूशन के दोनों बच्चों का बर्थडे था क्योंकि वो दोनों ही ट्विंस थे। जेनी अंदर देखती है जहाँ पर उसकी नजर लूशन और लिसा पर पड़ती है जो दोनों अपने ट्विंस बच्चे को लेकर उनके साथ खेल रहे थे। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर लू फैमिली के सारे रिलेटिव और मिस्टर लू के सारे फ्रेंड आए थे, इसलिए वो समझ जाती है कि सबको इस बारे में पता है सिवाय उसे छोड़कर। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है। उसके हाथ में महंगा नेकलेस था जो मिस्टर लू ने लिसा के लिए प्रिपेयर किया था। वो वेट्रेस
लिसा को देखकर कहती है, मिसेस लू, ये लीजिए, मिस्टर लू ने आपके लिए ये स्पेशली गिफ्ट रेडी करवाया है। जेनी जब ये सुनती है तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है। लिसा की मॉम डैड भी वहाँ पर थे। लिसा की मॉम कहती है, मिस्टर लू, आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, उसने आपको दोनों बच्चे दिए हैं। मिस्टर लू कहते हैं, हाँ, इसलिए तो मैं इसे दुनिया की सारी एक्सपेंसिव चीजें दे रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे दुनिया की बहुत बड़ी खुशी दी है। वो इतना कहकर अपने दोनों बच्चों को देखता है। लूशियन की सिस्टर लूशियन से कहती है, भैया, अगर जेनी को पता चल गया तो उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट जाएगा, आप उसे कैसे समझाएंगे। मिस्टर लू बेशर्मी के साथ कहते हैं, 2 साल हो गए हैं, एक बार भी उसे मुझ पर शक नहीं हुआ, अगर उसे पता भी चल गया तो मैं उसे कंपनसेट करूंगा। मिस्टर लू की सिस्टर कहती है, ब्रदर, तुम्हें पता है ना, अंकल वापस आने वाले हैं, अगर अंकल को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मिस्टर लू इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्मी के साथ कहते हैं, मैं सिर्फ जेनी से प्यार करता हूँ, पर लिसा ने मुझे बच्चे दिए हैं, इसलिए मैं उसके साथ अनफेयर नहीं हो सकता, इसलिए मैं जेनी से झूठ बोल रहा हूँ ताकि मैं हर तरफ से अच्छे से मैनेज कर सकूं। रही बात जेनी की, तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ काफी अच्छी लाइफ जी रही है। जेनी जो ये सब देख रही थी वो काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा मर गई थी। वो वहाँ से भागकर चली जाती है। लूशियन जो पहले अपने बच्चों के साथ था, उसे ऐसा लगता है कि उसने जेनी को देखा हो, इसलिए वो जेनी को आवाज लगाता है। लिसा ये देखकर कहती है, लूशियन, यहाँ पर जेनी कैसे आ सकती है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मिस्टर लू अपने सर को पकड़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं, ऐसा ही लगता है। जेनी जो भागते हुए बाहर निकली थी वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बेहोश जाती है, पर तभी एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि लूशियन के अंकल थे, जो पूरे लू कॉर्पोरेशन के इकलौते मालिक थे, और वो लूशियन से भी काफी अमीर थे। जेनी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है। मैक्स और कोई नहीं बल्कि लूशियन का अंकल था, जिससे सारे लोग डरते थे, और तो और वो लू फैमिली का हेड था। जेनी मैक्स को देखकर काफी हैरान हो जाती है। मैक्स जेनी से कहता है, क्या तुमने लूशियन को बताया है कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है? डॉक्टर ने कहा था कि मिसकैरेज की वजह से तुम काफी वीक हो गई हो, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। जेनी ये सुनकर वहां से खड़ी होती है। उसके बाद मैक्स से कहती है, अंकल, आप प्लीज इस बारे में लूशियन को मत बताना। लूशियन ये सुनकर हैरानी से जेनी को देखने लगता है, क्योंकि उसका चेहरा उसे किसी से मिलता जुलता लग रहा था। वो पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी, और उसकी आंखें बिल्कुल जेनी की तरह थी। अगर कोई और होता तो वो झूठ बोलने से मना कर देता, पर जब वो जेनी की आंखों को देखता है तो वो अपना सर हाँ में हिला देता है। जेनी ये देखकर वहां से जाने लगती है, पर मैक्स उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दूसरा कोई निकनेम है? जेनी हैरान हो जाती है। वो मैक्स से कहती है, अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मैक्स उसके हाथ को छोड़ देता है, उसके बाद कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। जेनी के जाने के बाद वहाँ पर मैक्स का असिस्टेंट आता है। वो मैक्स से कहता है, सर, हमने काफी कोशिश की, पर अभी तक हम आपके सेवियर को ढूंढ नहीं पाए। मैक्स ये सुनकर गुस्से में कहता है, तुम सब लोग कब से जोई को ढूंढ रहे हो? वो तुम सबको अभी तक मिली क्यों नहीं? उसने काफी साल पहले मेरी जान बचाई थी, अगर वो ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। तुम सब यूजलेस हो। वो इतना कहकर अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करता है। दूसरी तरफ जेनी अपने बेड पर लेटी थी। वो कैलेंडर में आज के दिन को क्रॉस करती है, उसके बाद अपने आप से कहती है, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैंने सोचा था कि मैं बिना कुछ कहे तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, पर नहीं, तुमने मेरे इमोशन को डैमेज किया है, तुमने मेरी बॉडी को डैमेज किया है, तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। जब तुम मेरे मिसकैरेज रिपोर्ट और अपने धोखे के बारे में पूरी दुनिया के सामने जानोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। जितना तुमने मुझे दर्द दिया है, वो सारा दर्द मैं तुम्हें वापस करूंगी। तभी वहाँ पर लूशियन आता है। लूशियन जेनी को देखकर कहता है, वाइफ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये नेकलेस स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। जेनी उस नेकलेस को देखती है। ये वही नेकलेस था जो मिस्टर लू ने अपनी रखेल को दिया था, यानी कि लिसा को। वो ये देखकर पार्टी की बातों को याद करती है। जेनी उस दिन को याद करके लूशियन को देखने लगती है। उसके बाद अपने आप से कहती है, अब तुम मुझे उस नेकलेस की डुप्लीकेट कॉपी दे रहे हो ताकि तुम मुझे कंपनसेट कर सको। सच में मैंने तुम्हें पहचाने में गलती कर दी। लूशियन जेनी के हाथ में देखता है जहाँ पर उसने एनवेलप पकड़ा था, इसलिए वो हैरानी से कहता है, जेनी, ये क्या है? जेनी कहती है, ये तुम्हारी गिफ्ट है, तुम इसे एनिवर्सरी के दिन ओपन करना। लूशियन ये सुनकर मुस्कुरा देता है, उसके बाद उस एनवेलप को ले लेता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज जेनी को हमेशा के लिए लूशियन को गुड बाय करना था, इसलिए वो रेडी होकर वहां से निकलने लगती है, पर तभी वहां पर लूशियन आ जाता है। वो जेनी से कहता है, जेनी, चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। वो इतना कह पाया था कि तभी उसका फोन बजता है। ये लिसा का नंबर था। जेनी उस नंबर को देखकर पहचान जाती है, इसलिए वो लूशियन से कहती है, नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम काफी बिजी हो, तुम अपने काम पर फोकस करो। वैसे भी तुमने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया है, पर इस बार मैं अकेले जाना चाहती हूँ। मिस्टर लू जेनी के होठों पर किस करते हैं, उसके बाद कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना, हम साथ में मिलकर मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। जेनी ये सुनकर कुछ नहीं कहती और वहां से निकल जाती है। लूशियन वहां पर खड़ा था, तभी वहां पर कई सारे नौकर आते हैं, जिनके हाथ में गुलाब के गुलदस्ते थे।
लूशियन उन सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, कल मेरी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। और हाँ, सारे हॉल को गुलाब से डेकोरेट करना। मैं इस बार अपनी एनिवर्सरी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। लूशियन मेड के हाथ से गुलदस्ता ले लेता है। उसके बाद अपने आप से कहता है, मैंने इतने दिनों तक लिसा और अपने बच्चों की वजह से जेनी को काफी इग्नोर किया है, पर मैं एनिवर्सरी के दिन जेनी को अच्छे से कंपनसेट करूंगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा ताकि उसकी नाराजगी सारी दूर हो जाए। जेनी जो विला के बाहर पहुंची थी, वो आखिरी बार विला को देखती है। उसके बाद कहते गुड बाय। वो गाड़ी में बैठकर उस नेकलेस को निकालती है, जिस नेकलेस को मिस्टर लू ने उसे दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर लू सारे नौकरों को देख रहे थे, क्योंकि नौकर अभी से ही सारी डेकोरेशन कर रहे थे। वो अपनी जेब से उस नेकलेस को निकालते हैं। उसके बाद उस नेकलेस को छूते हुए कहते हैं, मैं ऐसे ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता इस आदमी का कैसा प्यार है। एक तो वो अपनी रखेल के साथ सोता है, उसके साथ पहले से उसके 2 बच्चे हैं, और अब वो झूठा अफेक्शन दिखा रहा है। अगर मैं होती तो सच में इस आदमी की नसबंदी करवा देती और मिडल फिंगर दिखाकर वहां से भाग जाती। चलो छोड़ो, हम जेनी की बात करते हैं। जेनी अपनी गाड़ी में बैठकर उस नेकलेस को छूते हुए कहती है, तुमने खुद से मुझे अपने आप से दूर किया है। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो इतना कहकर उस सड़े हुए नेकलेस को बाहर फेंक देती है। जेनी वहां से प्लेन में बैठकर निकल जाती है। मिस्टर लू शाम के वक्त सारे डेकोरेशन को देख रहे थे। वो नौकर को देखकर कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जेनी को ये डेकोरेशन बहुत पसंद आएगा। वैसे वो कब आएगी? अब तक तो वो आधे रास्ते में पहुंच गई होगी। पता नहीं क्यों ये घंटे काफी ज्यादा लंबे लग रहे हैं। तभी वहां पर भागता हुआ मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, सर, जिस प्लेन में मैडम जा रही थी उस प्लेन का क्रैश हो गया है। क्रैश इतना खतरनाक था कि मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई भी इंसान जिंदा बचा होगा। लूशियन ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो बार बार जेनी को कॉल करता है, पर सामने से कोई भी कॉल को रिसीव नहीं करता। लूशियन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उसके पिछवाड़े में एक कीड़ा घुस गया था, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब ये मत कहना कि कीड़ा कहाँ से आया। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मिस्टर लू बेहोश हो गए थे। हद है भाई, मैं चाइनीज और कोरियन ड्रामे में ये सब देखकर परेशान हो गई हूँ। पहले तो वो चीट करते हैं और बाद में ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे किसी ने उनके हार्ट और किडनी को निकाल दिया हो। अब छोड़ो, अगले दिन मिस्टर लू जेनी की फोटो को हाथ में पकड़कर देवदास की टट्टी बने हुए थे। असिस्टेंट आकर चमचागिरी करते हुए कहता है, बॉस, जहाँ पर वो हादसा हुआ था वहाँ पर सब हमें डेड बॉडी मिली है, जिससे साफ है कि मैडम भी मर चुकी होगी। यहाँ तक कि हमारी टीम को भी वहाँ पर कुछ नहीं मिला। लूशियन गुस्से में कहता है, तुम जल्दी से जेनी को ढूंढो और वहाँ पर जाओ। मुझे पता है जेनी हम सबका इंतजार कर रही होगी ताकि हम उसे बचा सके। तो ये सब इमोशनल होकर कह रहा था। वो बार बार जेनी की फोटो देख रहा था। असिस्टेंट जो वहाँ पर खड़ा था वो मिस्टर लू से कहता है, सर, प्लेन काफी ऊंचाई पर क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल है कि मैडम जिंदा होगी। लूशियन गुस्से में असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वाइफ जिंदा है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ ऐसे हर साल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी। वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे आप सब लोग मुझे एक बात बताइए, जब वो अपनी मिसेस के साथ सोता होगा तो उसे ये सब याद नहीं आता होगा कि वो जेनी से कितना प्यार करता है। असिस्टेंट मिस्टर लू से कहता है, सर, आप चाहे इस बात पर बिलीव करे या ना करे, पर मैडम मर चुकी है। लूशियन उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेले रहना चाहता था। मिस्टर लू वहाँ पड़ी फ्रूट नाइफ को उठा लेते हैं। उसके बाद अपने पिछवाड़े में, मेरा मतलब है कि अपनी नस काटने जाते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू की मॉम आ जाती है। वो गुस्से में कहते हैं, लूशियन, तुम ये क्या कर रहे हो? लूशियन रोते हुए कहता है, मॉम, मुझे मर जाने दीजिए, मैं जेनी के बिना नहीं रह सकता। आप ये सोच लेना कि आपने कभी मुझे जन्म दिया ही नहीं था। लूशियन की मॉम जेनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो लूशियन के हाथ से वो फोटो लेती है। उसके बाद गुस्से में कहती है, अगर ये मर गई है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने पहले इस लड़की के पीछे अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब तुम इसकी वजह से अपनी जान देना चाहते हो। वैसे भी जेनी जैसे लड़की को तुम मर जाना चाहिए। वो इतना कहकर गुस्से में उस फोटो को नीचे पटक देती है। लूशियन उस फोटो को लेते हुए कहता है, मॉम, अगर आपने जेनी के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी गलती मेरी है। हमेशा जेनी विला पर अकेली रही। मैंने हमेशा जेनी और लिसा में से लिसा को चूज किया, उसे इग्नोर किया। मेरी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है। मैंने लिसा के साथ मिलकर क्यों चीटिंग की? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जेनी मेरे साथ होती। वो गुस्से में आकर फिर से नाइफ को छीन लेता है। उसके बाद अपनी नस काटने जाता है, पर तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है। वो लूशियन के पास आकर कहती है, लूशियन, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हमारे बच्चे का क्या होगा? तुम जानते हो ना, हमारे बच्चे काफी छोटे हैं और उन्हें अपने पापा की जरूरत है, और तुम उस लड़की के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को खत्म कर रहे हो। ऐसा मत करो। अगर तुमने अपने आप को मारने की कोशिश की तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊंगी। वो इतना कहकर मिस्टर लू का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर लू किसी स्टैचू की तरह वहां पर बैठे थे। मिस्टर लू की मॉम गुस्से में कहती है, तुमने देख लिया, लिसा तुमसे कितना प्यार करती है और जेनी सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही थी, तुम्हारे पैसों का यूज कर रही थी। अब तुम जेनी को छोड़ो और लिसा पर फोकस करो और उसे शादी कर लो। लिसा भी आग में घी डालते हुए लूशियन को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की
तो लिसा खुद अपनी जान ले लेगी। लूशियन भी एक नंबर का बेवकूफ था, जिसकी वजह से वो लिसा से कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसा मत करो। अगले दिन लिसा लू फैमिली की विला पर आ जाती है। यह वही विला था जहाँ पर जेनी और लूशियन एक दूसरे के साथ रहते थे। वो जेनी का सारा सामान पैक करके गुस्से में मेड को देते हुए कहती है इस सारे सामान को फेंक दो। मेड परेशान होकर कहती है मैडम अगर सर को पता चलेगा तो वो काफी गुस्सा करेंगे। लिसा गुस्से में कहती है अब भूलो मत मैं मिसेस लू हूँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी। मेड ये सुनकर सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। मेड के जाने के बाद लिसा आराम से सोफे पर बैठ जाती है। उसके बाद कहती है लंबे सफर के बाद फाइनली मुझे सक्सेस मिल ही गई, अब सब कुछ मेरा होगा। मेड जेनी के कमरे से दूसरा सामान निकालती है। उसके बाद सारा सामान लेकर बाहर आती है और लिसा को दिखाते हुए कहती है मैडम हमने सारे सामान को वहाँ से निकाल दिया है। लिसा उन सामान को देखती है, तभी उसकी नजर एनवेलप पर पड़ती है। वो समझ गई थी कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है। वो सारे सामान को देखकर हैरानी से कहता है ये सब क्या हो रहा है। लिसा नहीं चाहती थी कि लूशियन को कुछ भी पता चले, इसलिए वो लूशियन का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद कहती है तुम आ गए। लूशियन अपने हाथ को छुड़ाता है। उसके बाद उस एनवेलप को देखता है। उसे याद आता है कि ये एनवेलप उसको जेनी ने एनिवर्सरी के दिन ओपन करने के लिए दिया था। वो उसे लेने वाला था, पर लिसा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद कहती है चलो हम लंच करते हैं। लूशियन लिसा को इग्नोर करके उस एनवेलप को लेने वाला था, पर तभी उसका फोन बजता है। ये किसी और का नहीं बल्कि मैक्स का कॉल था, जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो सीधा अपने अंकल से मिलने चला जाता है। मैक्स अपने भतीजे को देखकर गुस्से में कहता है अभी अभी जेनी की राख शांत भी नहीं हुई और तुम दूसरी औरत को लेकर आ गए। क्या तुम इस तरह हमारी लू फैमिली का नाक कटवाना चाहते हो। लूशियन ये सुनकर परेशान होकर कहता है अंकल मैं जेनी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उसके साथ एब्रॉड जाने वाला था पर उसने मना कर दिया। रही बात लिसा की, तो उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। उसने कहा है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। मैक्स ये सुनकर गुस्से में कहता है तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट किया है। अगर तुम लिसा को पसंद करते थे तो तुमने जेनी से शादी क्यों की, तुमने क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। जेनी ऑलरेडी मर चुकी है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमारी लू फैमिली की इंसल्ट हो। अगर सबको पता चला तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जेनी तुम्हारी वाइफ थी और अभी उससे मरे 2 दिन भी नहीं हुए और तुम दूसरी औरत को लेकर आ गए, और तो और वो औरत तुम्हारे बच्चे की माँ है, वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। इसलिए तुम अपनी चॉइस खुद डिसाइड करो। लूशियन इस बार भी लिसा को चूज करता है। उसके बाद कहता है मैंने पहले ही जेनी को खो दिया है, अब मैं लिसा के साथ बुरा नहीं कर सकता। वैसे भी जेनी लिसा से काफी अच्छी है, उसकी फैमिली भी काफी रेपुटेटेड है। अगर मैं उसे शादी कर लूंगा तो सब कुछ शांत हो जाएगा, ना ही हमारी बदनामी होगी। मैक्स अपने फोन में फुटेज दिखाते हुए कहता है ठीक है फिर तुम अपनी चॉइस पर रिग्रेट मत करना। वो इतना कहकर वीडियो दिखाता है। लूशियन जब उस वीडियो को देखता है तो हैरान हो जाता है, जहाँ पर लिसा सबको बुली कर रही थी और यही कह रही थी कि उन सबकी कोई औकात नहीं जो उसके सामने नजर उठाकर भी देख सके। लूशियन जब उस वीडियो को देखता है तो हैरान हो जाता है। ये देखने के बाद भी वो लिसा की तरफदारी कर रहा था, जिससे मैक्स गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारता है। उसके बाद कहता है इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हें अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से हटाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन कम हो, क्योंकि ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और इसकी इफेक्ट हमारी कंपनी पर पड़ सकती है। लूशियन ये सुनकर परेशान होकर कहता है अंकल आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने उस प्रोजेक्ट में काफी एफर्ट लगाए हैं। मिस्टर मैक्स ये सुनकर लूशियन से कहता है मैंने पहले ही तुम्हें चुनने के लिए कहा था, पर तुमने जेनी को छोड़कर लिसा को चुना। भले ही जेनी मर गई हो, पर उसने पास्ट में तुम्हारी काफी हेल्प की थी। तुम्हें याद है जब तुम उसके साथ थे तो तुम्हारी रेपुटेशन कितनी अच्छी थी। लूशियन पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ पर हमेशा जेनी उसके ऑफिस के एम्प्लॉय को गिफ्ट देती थी, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉय लूशियन से काफी खुश रहते थे। वो पुरानी बातों को याद करता है। उसके बाद एक्सप्लेन करते हुए कहता है अंकल जेनी मुझसे बहुत प्यार करती थी, उसने मेरे लिए काफी कुछ किया है, पर लिसा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसका प्यार जेनी से बिल्कुल कम नहीं। हे भगवान इसे उठा लो कोई, पता नहीं कि कौन सा नशा करता है। वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी लिसा की साइड ले रहा था। वो अपने अंकल से कहता है अंकल अगर आपको कुछ कहना ना हो तो मैं जाता हूँ यहाँ से। वो वहाँ से निकल रहा था, पर तभी मैक्स गुस्से में कहता है लूशियन तुम अपने फैसले पर जरूर रिग्रेट करोगे। लूशियन वहाँ से निकल जाता है, पर लूशियन ये सुनकर अपने अंकल से कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। लूशियन जब वापस विला जाता है तो वो लिसा से काफी नाराज था। लिसा ये देखकर परेशान होकर कहती है लूशियन मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता कि इस चीज का तुम्हारे स्टॉक पर इतना असर पड़ सकता है तो मैं कभी ऐसा ना करती। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। लूशियन उस खाने को देखता है। जब वो टेस्ट करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये खाना उसके टेस्ट का तो बिल्कुल नहीं है। वो जेनी को याद करता है, जहाँ पर जेनी रात रात भर जाकर उसके लिए अच्छा खाना बनाती थी, उसे हमेशा पैम्पर करती थी। पर यहाँ पर लिसा ने अपनी पसंद का खाना बनाया था और वो उसे कह रही थी कि वो ये खाना उसके लिए बना कर लेकर आई है। उसे अपने अंकल के शब्द याद आते हैं, जहाँ पर मैक्स ने कहा था कि वो अपने फैसले को लेकर जरूर रिग्रेट करेगा। लूशियन अपने अंकल की बातों को याद करके सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। उसके बाद कहता है चलो हम डिनर करते हैं। वो दोनों ही साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन लूशियन रात के वक्त शराब पीकर वापस आता है। वो अपने खाली विला को देखता है।
जब भी पहले वो शराब पीकर वापस आता था तो हमेशा जेनी उसका इंतजार करती थी, उसे सपोर्ट करती थी और ये भी कहती थी कि वो इस तरह ड्रिंक ना करे। पर आज उसे ये कहने वाला कोई नहीं था। लिसा जो आहट सुनकर उठ गई थी, वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर नीचे आती है। तभी वो लूशन को देखकर डर जाती है। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। वो लूशन को डांट रही थी। वो यही कह रही थी कि उसने क्या न्यू प्रोजेक्ट साइन किया, वो जल्दी से जाकर स्टडी रूम में काम करे ताकि वो और भी ज्यादा अमीर हो सके। लूशन जब ये सुनता है तो उसे जेनी की बात याद आती है, जहाँ पर जेनी हमेशा उसे कहती थी कि उसके लिए पैसे मैटर नहीं करते। वो बस चाहती है कि लूशन अपनी बॉडी का ख्याल रखे। वो पुरानी बातों को याद कर रहा था। तभी लिसा गुस्से में कहती है, और तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। अब मुझे परेशान मत करना, वैसे भी कल मुझे शॉपिंग जाना है। वो इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। लूशन जो वहां पर खड़ा था वो अपने आप से कहता है, मुझे लगा था कि लिसा मुझसे प्यार करती है, पर नहीं। अब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ अकेला हूँ। जेनी ही थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, जो मेरी फिक्र करती थी। अगली सुबह मिस्टर लू उठकर लिविंग हॉल में आते हैं। वो लिसा के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें स्टमक में बहुत पेन हो रहा था। जब उन्हें लिसा नहीं मिलती तो वो मेड से उस मेडिसिन के बारे में पूछते हैं जो हमेशा जेनी उन्हें दिया करती थी। मेड साफ साफ बता देती है कि वो सारी चीजें स्टोर रूम में पड़ी है, क्योंकि लिसा के कहने पर उन्होंने सारे सामान को स्टोर रूम में रखवा दिया था। मिस्टर लू स्टोर रूम में जाकर उस सारी चीजों को देखते हैं। तभी उनकी नजर एनवेलप पर पड़ती है। वो उसे ओपन करने वाले थे तो उन्हें अपने पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो मेडिसिन को ढूंढते हैं। एक एक मेडिसिन पर लेबल लगाए थे और ये लेबल किसी और ने नहीं बल्कि जेनी ने लगाए थे ताकि मिस्टर लू को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मिस्टर लू का काफी ख्याल रखती थी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जेनी को पता थी। मिस्टर लू ये देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, जहाँ पर जेनी हमेशा उनकी केयर करती थी। वो रोते हुए मेडिसिन लेते हैं। उसके बाद कहते हैं, मुझे लगा था कि लिसा मुझसे जेनी का जितना प्यार करती है, पर नहीं, मैं गलत था। मैंने जेनी के साथ चीट किया और तो और मरने के बाद मैं लिसा को यहाँ पर ले आया। एक बार भी नहीं सोचा कि अभी उसे मरे 2 दिन भी नहीं हुए। ये सारी मेरी गलती है, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर उस वक्त मैं जेनी के साथ होता तो कभी भी जेनी नहीं मरती। ये मेरी गलती है कि मैंने हर बार लिसा को चूज किया। उस दिन भी मैं जेनी के साथ जाने वाला था, पर लिसा की वजह से मैंने उसे इग्नोर कर दिया और इसकी वजह से आज जेनी मेरे साथ नहीं है। वो इतना कहकर सारी दवाई को अपने मुंह में भरने जाते हैं क्योंकि वो मरना चाहते थे। तभी वहां पर मैक्स आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम लिसा को चूज करके कभी रिग्रेट नहीं करोगे और तुम 2 दिन में रिग्रेट करने लगे। लूशन रोते हुए कहता है, अंकल मेरी गलती है कि मैं जेनी के मरने के बाद ही लिसा को यहाँ पर ले आया। अगर मैं बार बार जेनी को इग्नोर ना करता तो जेनी मेरे साथ होती। उस दिन भी मैं जेनी के साथ जाने वाला था, पर लिसा के कहने पर मैं उसके साथ रुक गया और आज जेनी मेरे पास नहीं है। ये सब लिसा छुपकर सुन रही थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहती है, लूशन सारी चीजों का ब्लेम मुझ पर कैसे डाल सकता है? अच्छा हो बीच मर गई। लूशन जो रिग्रेट कर रहा था वो रोने लगता है। वो इमोशनल होकर कहता है, ये मेरी गलती है कि मैंने चीटिंग की। भले ही जेनी को पता ना हो, पर अगर मैं उस वक्त उसके साथ होता तो आज सब कुछ ठीक होता। ये गिफ्ट मुझे जेनी ने दिया था। उसने कहा था कि मैं एनिवर्सरी के दिन इसे ओपन करूं। वो इतना कहकर उस गिफ्ट को ओपन करता है। जैसे ही वो एनवेलप ओपन करता है उसकी नजर अबॉर्शन रिपोर्ट पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि जेनी की थी। उसके बाद टैबलेट में वो वीडियो देखता है जहाँ पर वो लिसा के साथ मेकआउट कर रहा था। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो पूरी तरह से शॉक हो गया था। इसका मतलब ये था कि जेनी को पहले से ही ये पता था कि वो जेनी पर चीट कर रहा है। लिसा जो छुप कर देख रही थी वो ये देखकर गुस्से में कहती है, मैंने तो ये सारी चीजें फिकवाने के लिए कही थी। इन मेड को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी कोई बात नहीं, अगर मैं 2 आंसू बहाऊंगी तो लूशन मेरी बात मान जाएगा। लिसा को ये नहीं पता था कि लूशन के पास टैबलेट है। उसे तो लग रहा था कि सिर्फ एबॉर्शन रिपोर्ट है, इसलिए वो लूशन को फिर से अपनी बातों में फंसाने आ रही थी। पर जब उसकी नजर लूशन के हाथ में पकड़े टैबलेट पर पड़ती है तो वो काफी डर जाती है। लूशन इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो गया था। उसे पता था कि ये वीडियो जरूर लिसा ने भेजा होगा, क्योंकि पूरे 2 सालों तक वो अपने रिश्ते को सीक्रेट रखता आया था। लिसा गुस्से में अपने आप से कहती है, उस बीच ने जानबूझकर ये किया है ताकि वो मुझे लूशन से अलग कर सके। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मरने के बाद भी वो मुझे बर्बाद करके गई है। वो रोते हुए लूशन के पास जाने लगती है। उसके बाद कहते, लूशन तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। लूशन जो काफी गुस्से में था वो लिसा का गला पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हो, पर तुम कभी भी इस बारे में जेनी को नहीं बताओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच्चाई को जेनी तक पहुंचाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो इतना कहकर उसके गले को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। मैक्स जो वहां पर खड़ा था वो लूशन को लिसा से दूर करता है। उसके बाद कहता है, क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो? लूशन रोते हुए कहता है, जेनी को पहले सब कुछ पता था। वो हर वक्त मुझसे बहकी बहकी बातें करती थी, पर तब मेरा पूरा फोकस लिसा और उसके बच्चों पर था। ये मेरी गलती है कि मैंने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। पता नहीं वो उस वक्त क्या फील कर रही होगी। लूशन इस वक्त काफी रिग्रेट कर रहा था। लूशन गुस्से में लिसा से कहता है, बीच ये तुम्हारी वजह से हुआ है।
अगर तुम कभी भी जेनी को ये सच ना बताती तो वो कभी डिसअपॉइंट होकर मुझे छोड़कर ना चाहती, ना ही उसकी मौत होती। लिसा गुस्से में कहती है, लुशियन तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया है, मैं इतने सालों तक सबसे छुप कर रही। क्या तुम चाहते हो कि सारे लोग मेरे बच्चों को नाजायज कहे? मैं बस अपने बच्चों का हक चाहती थी, क्योंकि मिसेस लू की पोजीशन मेरी है, ना कि उस बीच की। अगर मैंने उसे सच्चाई बताई, इसमें क्या गलत है? लुशियन गुस्से में कहता है, खबरदार अगर तुमने अपने गंदे मुंह से जेनी का नाम लिया तो वो मेरी बॉटम लाइन है। अगर तुमने उसके बारे में एक वर्ड्स भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी तुमने सच्चाई बताकर अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। लिसा फिर से लुशियन को समझाने के लिए उसके पास रोते हुए जाती है। उसके बाद कहती है, लुशियन मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, पर तुम हमारी रिलेशन के बारे में सोचो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। प्लीज मेरी एक गलती को माफ कर दो। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लुशियन उसे धक्का देता है। उसके बाद कहता है, सारी गलती मेरी है। अब से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ और तो और उन सारी चीजों को वापस लेता हूँ जो मैंने तुम्हें पास्ट में दी थी। अब मैं पूरी तरह से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जेनी को हर्ट किया है। लिसा जब ये सुनती है तो गुस्से में कहती है, तुम सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते। तुम 2 सालों से मेरे साथ अफेयर कर रहे हो। अगर तुम अपनी लोअर बॉडी को कंट्रोल करते तो कभी हमारे बच्चे ना होते, ना ही मुझे ये सब करना पड़ता। अगर तुम उसे इतना प्यार करते तो कभी भी उसे धोखा ना देते, ना ही मेरे साथ अफेयर करते। 2 सालों तक तुम हमेशा मेरे साथ सोते रहे और अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। ये कह रहे हो कि मैंने ही जेनी को मारा है। तुम अपने आप को देखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही जेनी को मारा है। अगर वो सच्चाई ना भी जानती तो ये बात सच है कि तुम उसे चीट कर रहे थे, तुम मेरे साथ सो रहे थे। इसलिए तो वो जानबूझकर तुम्हें छोड़कर गई है ताकि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर सके। मैं तो जेनी से बहुत नफरत करती थी, पर तुम तो उससे प्यार करते थे। और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ अफेयर किया और मेरी वजह से हर बार जेनी को इग्नोर किया। और तुम अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। मैक्स जो वहां पर खड़ा था वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर लिसा को वहां से ले जाने के लिए कहता है। लुशियन पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वो रो रहा था। वो यही कह रहा था कि उसने जेनी को डिसअपॉइंट किया, उसने जेनी को मारा। तभी वो कुछ सोचकर कहता है, नहीं जेनी नहीं मरी, वो जानबूझकर मुझे छोड़कर गई है ताकि मुझे रिग्रेट करवा सके। उसे पता था कि मैं उसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, इसलिए वो मुझे छोड़कर गई है ताकि वो मुझसे दूर रह सके। अंकल प्लीज मेरी हेल्प करिए, मुझे मेरी जेनी को ढूंढना है। पहले तो मैक्स मना कर देता है। वो भी यही सोच रहा था कि जेनी मर चुकी है, पर बाद में वो लुशियन की बात मान लेता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद जेनी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। जेनी की फ्रेंड जिसने खुद खाना बनाया था वो जेनी की प्लेट में खाना सर्व करती है। जेनी ये देखकर थैंक यू कहती है, पर उसने गलती से अपने हस्बैंड का नाम ले लिया था। जेनी की फ्रेंड परेशान होकर कहती है, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? जेनी मना कर देती है। उसकी बात कहती नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, पर क्या करूँ आदत हो गई है। अगली सुबह जेनी अपने ऑफिस जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस पर कोई क्लाइंट आया है। वो अपनी फ्रेंड के साथ उसी ऑफिस में काम करती थी। पहले तो वो जाने वाली थी, पर उसे पता चला था कि वो क्लाइंट उसी सिटी से आया था जहाँ पर लुशियन रहता था, इसलिए वो सेफ्टी के लिए अपनी फ्रेंड को वहाँ पर भेज देती है। दूसरी तरफ मैक्स अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर बैठा था। वो काफी गुस्से में था क्योंकि इतने सालों बाद भी उसका असिस्टेंट जोई के बारे में ढूंढ नहीं पाया था। उसे पता था कि जोई का सरनेम मिस गो है, इसलिए वो पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहा था। असिस्टेंट मना कर देता है और कहता है, सर हमने काफी कोशिश की पर अभी भी हमें कुछ पता नहीं चला। तभी वहाँ पर जेनी की फ्रेंड आती है जो मैक्स को देखकर उस पर फ्लैट हो गई थी क्योंकि मैक्स काफी ज्यादा हैंडसम था। मैक्स को पता था कि ये लड़की जेनी की फ्रेंड है, इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है ताकि वो जेनी तक पहुंच सके, क्योंकि लुशियन ने कहा था कि जेनी की फ्रेंड एयरलाइन में काम करती है और उसने ही जेनी की हेल्प की है। इसलिए वो उसके साथ डील साइन करके अपने असिस्टेंट को उसका पीछा करने के लिए कहता है। शाम के वक्त जेनी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई थी ताकि वो प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर सके। जेनी की फ्रेंड बार बार मैक्स की तारीफ कर रही थी। जब उसकी नजर दूसरे हैंडसम लड़के पर पड़ती है तो वो जेनी को बाय बोलकर उस लड़की के पीछे जाने लगती है। जेनी अकेली वहां पर बैठी थी, पर तभी वहां पर मैक्स आकर उसके बगल में बैठ जाता है। जेनी को लग रहा था कि शायद ये उसकी फ्रेंड है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? पर तभी उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है। जेनी मैक्स को देखकर काफी डर जाती है। वो वहां से खड़ी हो पाती उससे पहले ही मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, क्या हुआ? क्या तुम फिर से यहाँ से भागना चाहती हो? पूरा 1 साल हो गया और तुम पता नहीं कहाँ छुप गई थी। अब तो मुझे मिली हो। तुम्हारी वजह से लुशियन ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और तुम यहाँ पर चैन से जी रही हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जेनी ये सुनकर मना कर देती है और कहती है कि उसका लुशियन के साथ कोई रिश्ता नहीं। उसका रिश्ता तब खत्म हो गया था जब लुशियन ने उसे धोखा दिया था। जब वो देखती है कि मैक्स उसका हाथ नहीं छोड़ रहा तो वो ऐसा दिखावा करती है जैसे कि वो मैक्स को किस करने वाली हो, जिसे मैक्स पीछे हट जाता है और जेनी के हाथ को छोड़ देता है, जिसे जेनी भागकर अपने अपार्टमेंट जाती है और अपना सामान पैक करती है। वो वहां से निकल पाती उससे पहले ही वहां पर मैक्स के बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो जेनी को रोकते हुए कहते हैं, मैडम आप यहाँ से नहीं जा सकती। जेनी गुस्से में उबल रही थी, तभी उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है। मैक्स ये देखकर अपने बॉडीगार्ड को वहां से जाने के लिए कहता है
उसके बाद जेनी से कहता है चलो मुझे तुमसे बात करनी है। जेनी को लग रहा था कि वो मैक्स को समझाएगी, इसलिए वो उसके साथ सोफे पर बैठ जाती है। मैक्स जेनी को देखकर कहता है देखो मैं जानता हूँ कि लुशियन ने तुम्हारे साथ गलत किया, अफेयर करना वो उसकी गलती थी, पर तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तुमने झूठा मौत का दिखावा किया। अगर तुम चाहती तो लुशियन को डाइवोर्स दे सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने लुशियन के साथ गेम खेला। उसने 1 साल में काफी बार अपनी जान लेने की कोशिश की है। वो तो पागल होने के कगार पर था, पर बाद में उसे यकीन हो गया कि तुम जिंदा होगी, इसलिए मैं भी तुम्हें ढूंढने लगा और आज फाइनली तुम मुझे मिल गई। जेनी मैक्स की बात सुनकर गुस्से में कहती है अंकल आपको ये लगता है कि गलती मेरी है, उसने मुझे धोखा दिया और तो और 2 सालों तक मेरी पीठ पीछे उस लिसा के साथ अफेयर किया। उनके 2 बच्चे भी हैं। आप क्या चाहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उसके साथ रहती? मुझे पता था कि वो मुझे कभी डाइवोर्स नहीं देगा और लू फैमिली मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए मैंने अपने मौत का झूठा ड्रामा रचा ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए लू फैमिली से अलग हो सकूं। और इसमें भी आपको मेरी गलती लगती है? वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मैक्स का असिस्टेंट रहता है। वो अपने बॉस से कहता है बॉस हमें जोई मैडम के बारे में पता चला है, आप कुछ दिन वेट करिए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको दे दूंगा। मैक्स जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सालों से उस लड़की को ढूंढ रहा था। मैक्स ये सुनकर गुस्से में कहता है मुझे जल्द से जल्द उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कितने दिन हो गए हैं और अभी तक तुमने मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। जेनी जब ये सुनती है तो वो हैरानी से कहती है लगता है तुम भी किसी की फिक्र करते हो। मुझे एक बात बताओ, अगर उस लड़की के साथ उसका हस्बैंड चीट करता, उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस के पहले ही बच्चे होते और 2 साल तक वो उसे अंधेरे में रखता, तो क्या तुम भी उस लड़की से यही कहते कि वो अपने हस्बैंड के पास चली जाए, वो उसे माफ कर दे? मैक्स ये सुनकर जेनी से कहता है तुम कभी भी जोई की जगह नहीं ले सकती, वो तुमसे अलग है। रही बात लुशियन के पास जाने की, तो मैं बस वही करूंगा जो मेरे नेफ्यू के लिए अच्छा होगा। जेनी को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो वहां से खड़ी होते हुए कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो अब हमारे बीच कोई डिस्कस नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम्हारा नेफ्यू कितना ही गलत कर ले पर तुम हमेशा उसका सपोर्ट करोगे। तुम्हें अपने सामने कोई दिखता ही नहीं है। वो गुस्से में वहां से जाने वाली थी पर तभी उसकी नजर लुशियन पर पड़ती है जो पागलों की तरह उसे देख रहा था। लुशियन को यकीन नहीं हो रहा था कि सामने जो लड़की खड़ी है वो जेनी है। जेनी गुस्से में मैक्स को देखती है। उसे पता चल गया था कि मैक्स ने जानबूझकर उसे यहाँ पर बिजी किया था ताकि वो लुशियन को यहाँ पर बुला सके। वो गुस्से में कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मुझे धोखा दोगे। मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ क्लियरिफाई करने के लिए रही और तुमने लुशियन को यहाँ पर बुला लिया। मैक्स बेशर्मी के साथ कहता है क्योंकि मैं अपने नेफ्यू के बारे में सोचूंगा, मैं वही करूंगा जो उसके लिए अच्छा होगा। लुशियन इमोशनल होकर कहता है जेनी क्या तुम सच में जिंदा हो? अभी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफी डिसअपॉइंट किया है। वो इतना कहकर जेनी को हक करने जाता है पर जेनी उसे गुस्से में देखती है। उसके बाद कहती है दूर हटो मुझसे, तुम्हें देखकर मुझे डिस्गस्ट फील होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे गंदे आदमी को टच करने दूंगी? हमारे बीच जो कुछ भी था वो 1 साल पहले खत्म हो चुका था। वो तभी खत्म हो चुका था जब तुमने मुझे धोखा दिया था। ठीक है अब तुम मिल ही गए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने अपनी मौत का झूठा ड्रामा इसलिए किया था ताकि तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा सकूं, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। जब भी मैं तुम्हारे चेहरे को देखती हूँ मुझे तुम्हारा धोखा याद आता है कि कैसे पास्ट में तुमने मुझे धोखा दिया था, कैसे तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था। लुशियन जेनी का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा भी हिम्मत करो। अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले सकती हो, अगर तुम चाहो तो मुझे बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दे सकती हो, पर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जेनी गुस्से में उसे धक्का देती है। उसके बाद कहती है मैं यहाँ पर खुश हूँ और मैं तुम चारों की फैमिली को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लुशियन इमोशनल होकर कहता है फिक्र मत करो, मैंने उस लिसा से ब्रेकअप कर लिया है और मेरा उस बच्चे से भी कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करूंगा कि उनमें से कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जेनी गुस्से में कहती है क्या तुम्हें सिंपल सी बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा तो सही, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा रिश्ता पहले ही टूट गया है। लुशियन ये सुनकर पागल हो जाता है। वो जेनी का हाथ पकड़ते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जेनी जब देखते हैं कि ये आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला तो वो मैक्स को किस कर लेती है। उसके बाद कहती है अब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रही बात मैक्स की तो मुझे उस पर क्रश है, मुझे वो पसंद है, तुम नहीं। लुशियन ये देखकर शॉक हो गया था। वो इमोशनल होकर कहता है मुझे पता है तुम ये सब गुस्से की वजह से कर रही हो। जेनी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है लगता है तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हुआ। मैं सच में तुम्हारे अंकल को पसंद करती हूँ। वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, यहाँ तक कि आज तक उन्होंने किसी लड़की को टच भी नहीं किया। वो तुमसे हजारों नहीं बल्कि करोड़ों गुना अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अभी भी वर्जिन है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे सेकंड हैंड आदमी को अपनी लाइफ में जगह दूंगी जो पहले ही अपनी रखेल के साथ सो चुका है? वो मैक्स के पास आकर उसके परफ्यूम को इनहेल करती है। उसके बाद कहती है अंकल आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं?
मुझे आपका परफ्यूम बेहद पसंद आया। मैक्स जो ये सब कब से देख रहा था वो हैरानी से कहता है, जेनी तुम करना क्या चाहती हो? जेनी ये सुनकर मैक्स की टाई को पकड़ लेती है, उसके बाद अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मैं इस आदमी से फिर से मिल गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? कभी नहीं। मैक्स ये सुनकर अपने आप को छुड़ाता है, उसके बाद वहां से निकल जाता है। जेनी मैक्स को जाता देखकर लूशियन से कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने उसके साथ सोकर दिखाऊं? लूशियन रोते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। जेनी गुस्से में कहती है, मैंने इससे ज्यादा तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने क्या किया? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। और इस वर्ल्ड में माफी जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। वो इतना कहकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन लूशियन जेनी के अपार्टमेंट में आकर उसके लिए खाना बनाता है। जेनी जब लिविंग हॉल में आती है तो उसकी नजर लूशियन पर पड़ती है। लूशियन जेनी को देखकर कहता है, जेनी ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। जेनी उस ब्रेकफास्ट को डस्टबिन में डाल देती है। उसके बाद कहती है, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? मैंने कल तुमसे क्लियरली कह दिया था कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, ना ही मैं तुम्हें दूसरा चांस दूंगी, इसलिए जाओ यहाँ से। लूशियन जो एक नंबर का बेशर्म था वो जेनी से कहता है, तुम चाहे कुछ भी करो पर मैं तुम्हें मना कर रहूंगा। तब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम मेरे साथ आने के लिए मान नहीं जाती। जेनी गुस्से में कहती है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लूशियन जेनी को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ से गई तो याद रखना मैं तुम्हारे फ्रेंड को छोड़ूंगा नहीं। जेनी गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि अब वो यहाँ से नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो बार बार जेनी के बारे में सोच रहा था। वो जेनी के किसके बारे में सोच रहा था? तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और वो मैक्स से कहता है, सर मुझे पता चला है कि लूशियन पूरी रात से मैडम के साथ है। यहाँ तक कि मैडम ने लूशियन को काफी बार बुरा भला कहा था पर फिर भी वो उनको मनाने में लगा है। मुझे लगता है कि वो जल्द ही वापस एक हो जाएंगे। मैक्स ये सुनकर काफी गुस्सा होता है, पता नहीं कि ऊपर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट जब देखता है कि उसके बॉस ने गुस्से में फाइल को नीचे पटक दिया है तो वो परेशान होकर कहता है, सॉरी बॉस, क्या आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो? सॉरी। मैक्स गुस्से में कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। जेनी बेड पर बैठी थी, तभी वहां पर लूशियन जो कुत्ते की दुम था वो अपने हाथ में खाना लेकर अंदर आता है। उसके बाद कहता है, मुझे पता है तुम काफी भूखी हो, अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ सकता है, प्लीज कुछ खा लो। जेनी उस खाने को नीचे पटक देती है। उसके बाद कहती है, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मुझे तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से, ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। लूशियन बेशर्मी के साथ कहता है, ठीक है अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना कर लेकर आता हूँ। जेनी गुस्से में खड़ी होती है। उसके बाद कहती है, लगता है तुम यहाँ से नहीं जाने वाले, मैं ही चली जाती हूँ। जेनी वहां से जा रही थी पर लूशियन उसे पीछे से हक कर लेता है। उसके बाद कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे कुछ देर अपने आप को हक करने दो। पूरा 1 साल हो गया है, मैं तुम्हारे लिए काफी तड़पा हूँ। जेनी जो गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वो शांत हो जाती है कि लूशियन बार बार यही कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है। लूशियन जब देखता है कि जेनी अब उसे अपने आप से दूर नहीं कर रही तो वो उसके कान में कहता है, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। जेनी अपने आप को शांत करती है। उसे पता था अगर वो गुस्सा करेगी तो लूशियन और भी ज्यादा उसे परेशान करेगा, इसलिए वो लूशियन से कहती है, देखो मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे चीट किया है, इसलिए हमारा अलग होना ही अच्छा है। वो वहां से जाने वाली थी पर लूशियन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वो जेनी को बेड पर धक्का देता है। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है पर तभी वहां पर मैक्स आकर गुस्से में लूशियन को जेनी से अलग करता है। उसके बाद उसे पंच करते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैक्स गुस्से में लूशियन को देख रहा था। लूशियन जेनी को देखकर कहता है, वाइफ मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। लूशियन जो अपने इमोशन में बह गया था वो जेनी से माफी मांगता है। उसके बाद कहता है, जेनी तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी इस कमरे से जा रहा हूँ। मैक्स ये सुनकर गुस्से में कहता है, तुम इस कमरे से नहीं बल्कि इस पूरे अपार्टमेंट से जाओगे, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। लूशियन ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। वो मैक्स से कहता है, अंकल ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, जेनी मेरी वाइफ है, इसलिए प्लीज आप हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। मैक्स गुस्से में कहता है, तुमने जेनी के साथ जबरदस्ती की और फिर भी तुम ये कह रहे हो कि वो तुम्हारी वाइफ है। क्या मैंने तुम्हें जेनी से मिलने की परमिशन दी थी जो तुम यहाँ पर आ गए? जाओ वरना मैं तुम्हें लू फैमिली से बेदखल कर दूंगा। लूशियन ये सुनकर वहां से निकल जाता है। लूशियन के जाने के बाद मैक्स जेनी से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जेनी ये सुनकर मैक्स पर अपना गुस्सा निकालने लगती है क्योंकि वो मैक्स को ही जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि मैक्स ने ही उसे लूशियन से मिलवाया था, वरना वो यहाँ पर आसानी से अपनी जिंदगी जी रही थी। मैक्स गुस्से में जेनी से कहता है, क्या तुम 3 साल की बच्ची हो? रही बात लूशियन की तो लूशियन तुम्हारा हस्बैंड है, क्या तुम उससे अच्छे से बात नहीं कर सकती? जेनी ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो मैक्स से कहती है, अब मैंने उसे उसकी रखेल के साथ अकेला तो छोड़ दिया है, फिर आप क्या चाहते हैं? मैक्स गुस्से में कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने मौत का झूठा दिखावा किया। वो बार बार जेनी को समझा रहा था पर जेनी मैक्स को धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। उसके बाद दरवाजा बंद करती है क्योंकि उसे मैक्स का चेहरा भी नहीं देखना था। वो दोनों आदमी एक जैसे थे। मैक्स जेनी के लिए काफी पॉजिटिव हो गया था। वो अपने आप से कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो कभी जोई नहीं हो सकती।
वो बस लूशियन की लवर है, उसकी वाइफ है। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ दिनों बाद लूशियन अपने अंकल के पास जाता है। उसके बाद कहता है, अंकल काफी दिन हो गए हैं, मैंने जेनी को नहीं देखा, यहाँ तक कि जेनी मुझे अपने अपार्टमेंट के अंदर भी नहीं आने देती। प्लीज आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। मैक्स ये सुनकर परेशान हो जाता है, पता नहीं क्यों, पर वो ये नहीं चाहता था कि जेनी और लूशियन के बीच सब कुछ ठीक हो। वो अपने आप से कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तो अपनी जोई से प्यार करता हूँ, मैं जेनी के बारे में ये सब नहीं सोच सकता, ना ही मुझे इन दोनों से जेलसी होनी चाहिए। मैक्स अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बाद लूशियन से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें जेनी से मिलवाऊंगा। लूशियन ने सुनकर खुश होते हुए वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। अगले दिन जेनी गुस्से में मैक्स के ऑफिस आती है। वो अपने पर्स को टेबल पर पटकते हुए कहती है, मैक्स तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एक नंबर के विलन हो, तुमने लूशियन की वजह से मेरे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। मैक्स ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो बस तुम दोनों को मिलवाना चाहता था। जेनी गुस्से में कहती है, तुमने उसकी वजह से 1 साल तक मुझे ढूंढा कि ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, जो तुम अभी भी उसकी हेल्प कर रहे हो, ये जानने के बावजूद कि वो गलत है तुम फिर भी मुझे धमका रहे हो। मैक्स ने जो कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट साइन किया था उसके अभी फंड नहीं दिए थे, जिसकी वजह से वो काम अधूरा पड़ा था। और जेनी इस बात से काफी गुस्सा थी, क्योंकि वो इस बात का फायदा उठाकर जेनी को मजबूर कर रहा था। वो दोनों आर्ग्यूमेंट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लूशियन आ जाता है, जो अपने हाथ में बुके लेकर आया था। उसके साथ कुछ एम्प्लॉय भी थे। लूशियन घुटनों के बल बैठकर जेनी को प्रपोज करता है। जेनी गुस्से में मैक्स को देखती है। मैक्स परेशान होकर कहता है, देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने इसे ये नहीं कहा था कि वो यहाँ पर आए। लूशियन जो एक नंबर का बेशर्म आदमी था, वो घुटनों के बल बैठकर जेनी से कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफी डिसअपॉइंट किया है, पर अब से मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। मैं जिंदगी भर तुम्हें कंपोजिट करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे दूसरा चांस दे दो। जेनी उसके हाथ में पकड़े बुके को लेती है। उसके बाद गुस्से में उस पर मारते हुए कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लूशियन खड़ा होता है। उसके बाद कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा करोगी, पर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। क्या तुम्हें याद नहीं, कॉलेज में मैंने तुम्हें पूरे 99 टाइम प्रपोज किया था, और अब मैं पूरे 99 बार तुमसे माफी मांगूंगा, और तब तक मांगता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। जेनी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, पर वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें माफ करूंगी। जेनी मैक्स की बिल्डिंग में बैठकर ही काम कर रही थी, क्योंकि उन दोनों का साथ में प्रोजेक्ट चल रहा था, और मैक्स ने कहा था कि वो अब से यहीं पर रहकर अपना काम करेगी, और वो इस तरह लूशियन और जेनी को नजदीक लाना चाहता था। जेनी जो अपना काम कर रही थी, वहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। उनके हाथ में गिफ्ट बॉक्स था, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि लूशियन ने किया था। जेनी उन सारे बैगों को देखती है। उसके बाद गुस्से में कहती है, ये सब क्या है? तभी बेशर्मों की तरह लूशियन अंदर आता है। लूशियन को देखकर जेनी गुस्से में कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिसा हूँ, जो तुम्हारे पैसों से तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगी? जब तुम मुझे ऐसे गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। लूशियन बेशर्मी के साथ कहता है, जेनी मुझे पता है तुम लिसा की तरह नहीं हो, पर मैं बस तुम्हें कंपोजिट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ, जैसे पहले करता था। तुम प्लीज इस बात का ज्यादा स्ट्रेस मत लो। वही फीमेल एम्प्लॉय जो वहाँ पर खड़ी थी, वो लूशियन की तारीफ करने लगती है। उन्हें नहीं पता था कि लूशियन कैसा आदमी है, पर वो सारे महंगे गिफ्ट देखकर उसकी तारीफ करने लगी थी। लूशियन जब देखता है कि वो दोनों एम्प्लॉयज की तारीफ कर रही है, तो वो उनसे कहता है, तुम जेनी के नीचे काम करती हो, इसलिए तुम्हें भी गिफ्ट मिलेगा। वो दोनों लड़कियां काफी खुश हो जाती है। वो लूशियन को ब्रदर इन लॉ कहकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उन्हें तो फ्री में गिफ्ट मिलने वाला था, इसलिए वो लूशियन को थैंक यू कैसे नहीं कहती। जेनी गुस्से में उन दोनों एम्प्लॉय को डांट देती है। उसके बाद कहती है, ये कोई उनका ब्रदर इन लॉ नहीं है, वो इस आदमी से नफरत करती है। वो दोनों एम्प्लॉय ये सुनकर 9-2-11 हो जाती है। लूशियन जेनी को समझाता है, पर जेनी गुस्से में कहती है, जब मैं तुम्हारे लाए हुए गिफ्ट को देखती हूँ तो मुझे डिस्गस्ट फील होता है कि तुम्हें याद नहीं 2 साल पहले से लेकर अब तक तुम मुझे कैसे डुप्लीकेट गिफ्ट दिया करते थे। तुम मुझे वही गिफ्ट देते थे जो लिसा के पास होते थे, और अब तुम मेरे सामने ये झूठा अफेक्शन दिखा रहे हो। लूशियन अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसके बाद जेनी को नेकलेस दिखाते हुए कहता है, नहीं इस बार ऐसा नहीं है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। अब से मेरा जो भी गिफ्ट होगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, मैं कभी भी किसी औरत को मूड कर भी नहीं देखूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जेनी गुस्से में उस नेकलेस को नीचे पटक देती है। उसके बाद लूशियन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लूशियन फिर से अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर कहता है, जेनी प्लीज तुम खा लो, मुझे पता है तुम गिफ्ट लेना नहीं चाहती, पर खा तो लो, तुम्हारा वेट काफी कम हो गया है। जेनी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी को कैसे समझाए, क्योंकि ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे वो छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे, और ये सब कुछ तमाशा हो गया था। मैक्स जो अपने केबिन से निकल रहा था, उसके कानों में एम्प्लॉय की बातें करने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो दोनों लूशियन और जेनी के बारे में बात कर रही थी। वो उन दोनों की बातें सुनकर गुस्से में उस तरफ जाने लगता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो उसकी नजर लूशियन पर पड़ती है, जो जेनी के आगे खाने की चम्मच करके उसे देख रहा था। मैक्स पता नहीं क्यों ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो टेबल पर फाइलें पटक कर गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? लूशियन बेशर्मी के साथ कहता है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैक्स इस बार गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें जेनी के साथ काम करने के लिए कहा था, न कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए। लूशियन गुस्से में कहता है, अंकल आप बार बार हमारे बीच क्यों आ रहे हैं?
जब भी मुझे लगता है कि जेनी मुझे माफ कर देगी, आप हमेशा बीच में आ जाते हैं। मैक्स जो वहाँ पर खड़ा था वो लूशियन से गुस्से में कहता है, मैं तुमसे यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी रखेल तुम्हारे बच्चों के साथ बार बार लू मेंशन आ रही है और तमाशा कर रही है, और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। तुम जल्दी से वापस जाओ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम उनके साथ रहो। जेनी जो उन दोनों की बात सुन रही थी वो लूशियन से कहती, लूशियन तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस तरह अपने बच्चों को इग्नोर करोगे, अपनी रखेल से ब्रेकअप कर लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, ये सारी कोशिशें बेकार है। वो इतना कहकर वहां से जाने लगती है। लूशियन जेनी के पीछे जाना चाहता था पर मैक्स उसे रोक लेता है। रात के वक्त जेनी क्लब पहुंच गई थी। उसे बार बार पुरानी बातें याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। वो मेल मॉडल को ऑर्डर करती है, जिससे 4 से 5 मेल मॉडल आकर उसके साथ ड्रिंक करते हैं। वो मेल मॉडल को किस करने वाली थी, पर तभी दरवाजा खोलकर मैक्स अंदर आता है। वो गुस्से में कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मैक्स को देखकर जेनी को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जो भी कर रही हूँ अपने पैसों से कर रही हूँ, तुम कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। मैक्स जेनी को समझाते हुए कहता है, जेनी ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जेनी ये सुनकर खड़ी होती है, उसके बाद कहती है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है जो बार बार तुम बीच में टांग अड़ाने आ जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? ये सुनकर मैक्स काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में जेनी के लिए कुछ तो था। जेनी उसका रिएक्शन देखकर गुस्से में कहती, जाओ यहाँ से। मैक्स जब देखता है कि जेनी ठंड से कांप रही है तो वो अपना कोट निकालकर जेनी को कवर कर देता है, पर जेनी उस कोट को फर्श पर पटक देती है। उसके बाद कहती है, अपनी झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर लूशियन आ जाता है। लूशियन उन दोनों को देखकर काफी गुस्सा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर वक्त उसके अंकल जेनी के साथ क्यों होते हैं। तभी उसकी नजर उन मेल मॉडल पर पड़ती है। वो जेनी से कहता है, जेनी ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ये लड़के वो तो काफी गंदे हैं, तुम प्लीज यहाँ से मेरे साथ चलो। जेनी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर ये लोग गंदे हैं तो तुम क्या हो? तुम भी तो अपने रखेल के साथ सो चुके हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने कैसे मुझे धोखा दिया था? वही मेल मॉडल जो वहां पर बैठे थे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। लूशियन ये सुनकर माफी मांगते हुए कहता है, जेनी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे दूसरा चांस दे दो। मैं लिसा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। वो जेनी का हाथ पकड़कर उसे दूसरा चांस मांग रहा था, पर तभी वहां पर दरवाजा खोलकर लिसा आ जाती है, जो अपने दोनों बच्चों को लेकर आई थी। उसके चंगू मंगू बहुत बुरी तरह रो रहे थे। मैक्स ये देखकर उन मेल मॉडल को वहां से जाने के लिए कहता है, जिससे कुछ ही देर में वहां पर सिर्फ फैमिली के लोग थे। लिसा बार बार लूशियन को समझा रही थी कि वो उसके और उसके बच्चे के साथ ऐसा ना करे। अगर उसने उन्हें छोड़ दिया तो उसके बच्चे क्या करेंगे? भले ही उसने कुछ भी किया हो, पर ये बच्चे लूशियन के थे, इसलिए वो यही चाहती थी कि लूशियन फिर से उन तीनों को एक्सेप्ट कर ले। जेनी जो वहां पर खड़ी थी वो ये देखकर सोफे पर बैठ जाती है। लिसा जो घुटनों के बल नीचे बैठी थी वो लूशियन के पैर पकड़ते हुए कहते, प्लीज मुझे वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। देखो हमारे बच्चे कैसे रो रहे हैं, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? वो काफी दिनों से तुम्हें मिस कर रहे हैं, पर तुम एक बार भी उनसे मिलने नहीं आए, और तुम कह रहे हो कि तुम हमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो। वो दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह रो रहे थे, पर लूशियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उन तीनों को वहां से बाहर भिजवा देता है। लूशियन उनके जाने के बाद जेनी से कहता है, वाइफ प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। जेनी वहां से खड़ी होती है। उसके बाद लूशियन से कहती है, वो बच्चे काफी ज्यादा इनोसेंट है, तुम उनके साथ अच्छा बिहेव करो। वो इतना कहकर वहां से जाने वाली थी, पर लूशियन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, वाइफ आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से वो तीनों कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। चाहे तुम बैग्स कहोगी या फिर कपड़े कहोगी, या फिर मैं पूरी कंपनी तुम्हें दे दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ तक कि लू फैमिली भी उन बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दो। जेनी गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाती है। उसके बाद कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी नहीं। लूशियन फिर से घुटनों के बल बैठकर जेनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनी गुस्से में कहती है, तुमने हस्बैंड के तौर पर मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है, और अब तुम बच्चों को डिसअपॉइंट कर रहे हो। तुम अच्छे हस्बैंड तो नहीं बन पाए, पर तुम अच्छे फादर बन सकते हो, इसलिए अब मुझे परेशान ना करो और अपनी फैमिली के पास जाओ। वो इतना कहकर वहां से निकल जाती है। जेनी जो क्लब से बाहर निकल रही थी उसके फोन पर कॉल आता है, जहाँ पर सामने से एक लड़की कहती है, मैडम आपकी मॉम की हालत काफी खराब है। जिससे जेनी वहां से सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। उसके साथ लूशियन और मैक्स दोनों थे। लूशियन जेनी से कहता है, फिक्र मत करो, मैं सबको संभालूंगा। पर जेनी उसके हाथ को झटक देती है और अंदर जाकर अपनी मॉम को देखती है। लूशियन जो बाहर खड़ा था वो अपने आप से कहता है, जेनी तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। क्या सच में वो मुझसे प्यार नहीं करती? क्या सच में वो मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है? तभी उसकी नजर अपने अंकल पर पड़ती है। वो अपने अंकल को देखकर हैरानी से कहता है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको कोई काम नहीं है? उसे जलन हो रही थी कि हर वक्त उसके अंकल जेनी के साथ रहते थे। लूशियन को पुरानी बातें याद आती है कि कैसे मैक्स ने बार बार जेनी की हेल्प की थी, इसलिए वो परेशान होकर कहता है, अंकल मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जेनी मेरी वाइफ है। मैक्स ये सुनकर गुस्से में कहता है, तुम अपना गंदा दिमाग अपने पास रखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। लूशियन कहता है, अंकल मुझे पता है कि आप अपने सेवियर को ढूंढ रहे हैं, पर वो सेवियर जेनी बिल्कुल नहीं है।
इसलिए प्लीज आप जेनी को इस तरह ना देखिए, क्योंकि वो मेरी वाइफ है और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैक्स जब ये सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। जेनी जब अंदर जाती है तो वो अपनी मॉम को देखती है, जहाँ पर उसकी मॉम होश में आ गई थी। जेनी की मॉम जेनी से कुछ नहीं कहती। जेनी ये देखकर थोड़ी नाराज हो जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम मुझे पता है आप मुझे देखना नहीं चाहती, मैं बस यहाँ पर बिल पे करने आई हूँ, उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। वो इतना कहकर खड़ी होने जाती है। जेनी की मॉम कहती है, जेनी मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सालों तक तुम्हें गलत समझा। अगर तुम पुलिस को नहीं बताती तो मैं कभी भी उस जगह से भाग नहीं पाती और मैंने सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया। जेनी ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। उसके बाद अपनी मॉम को समझाकर वहां से जाने लगती है। तभी जेनी की मॉम जो काफी इमोशनल थी वो रोते हुए कहती है, जोई मुझे माफ कर दो। मैक्स जो दरवाजे के पास खड़ा था वो जोई नाम सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जेनी का निक नेम जोई है। वो हैरानी से लुशियन से कहता है कि जेनी का नाम जोई है। लुशियन ये सुनकर कहता है, हाँ जेनी का असली नाम जोई है। वो जेनी का पूरा नाम बताता है। उसके बाद कहता है, शादी के बाद मैंने उसका नाम चेंज कर लिया था। मैक्स जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनी थी। उसे एक एक करके सारी चीजें याद आने लगती है कि उसने जेनी के साथ कितना गलत किया था। वो कैसे जेनी को लुशियन के साथ रिश्ते में फिर से आने के लिए कह रहा था, उसने किस तरह जेनी को मजबूर किया था। इसलिए वो अपने आप से कहता है, जिस लड़की को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आज मैंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं। वो परेशान होकर बेंच पर बैठकर जेनी के बारे में सोचने लगता है। जेनी जो काफी सालों बाद अपनी मॉम से मिली थी वो इमोशनल होकर हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकलती है। उसके बाद वहां से जाने लगती है। लुशियन ये देखकर जेनी को रोकते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? पर जेनी गुस्से में उसे इग्नोर करके वहां से भाग जाती है। मैक्स ये देखकर जेनी के पीछे जाता है। उसके बाद अपना कोट निकालकर उसे कवर करने लगता है, पर तभी वहां पर लुशियन आ जाता है। उसके बाद गुस्से में कहता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? भूलिए मत, ये मेरी वाइफ है और मैं इसे संभालना जानता हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर जेनी साफ साफ लुशियन को मना कर देती है और उसे गुस्से में बुरा भला कहती है। वो वहां से रोते हुए चली जाती है। लुशियन भी जेनी के पीछे जाने वाला था, पर इस बार मैक्स उसे बीच में रोक लेता है। उसके बाद कहता है, अब तुम जेनी का पीछे छोड़ दो। लुशियन ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना जेनी मेरी वाइफ है और मैं उसका पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ? और आप होते कौन है हम दोनों के बीच आने वाले? मैक्स ये सुनकर गुस्से में कहता है, तुमने उसे काफी हर्ट किया है और अब तुम क्यों उसका पीछा कर रहे हो? उसने कहा तो सही कि तुम उसका पीछा ना करो, वो तुमसे प्यार नहीं करती। पर मैक्स अब साफ साफ कह देता है कि वो अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि लुशियन जेनी को परेशान करे। लुशियन गुस्से में पूछता है, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या आप जेनी को पसंद करते हैं? इस बार मैक्स सच सच बता देता है कि वो जेनी से बहुत प्यार करता है और जेनी वही लड़की है जिसने सालों पहले उसकी जान बचाई थी। अगर अगली बार से उसने जेनी को परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वो इतना कहकर वहां से जेनी के पीछे जाने लगता है। लुशियन अपनी जगह पर गुस्से में खड़ा था। वो गुस्से में बेंच पर लात मारता है, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैक्स जिसे सारी सच्चाई पता चल गई थी वो जेनी की मॉम के पास जाकर उन्हें फ्रूट छिलकर खिलाने लगता है। वो पूरा दिन से उनके पास बैठा था। जेनी जब लंच बॉक्स लेकर आती है तो उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है, जो उसकी मॉम की केयर कर रहा था। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। जेनी की मॉम को यही लग रहा था कि मैक्स जेनी का हस्बैंड है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए जेनी से बातें करने लगती है और मैक्स की तारीफ करती है। जेनी गुस्से में मैक्स के पास आकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैक्स जेनी से कहता है, मैं यहाँ पर आंटी का ख्याल रखने के लिए आया हूँ, तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। जेनी गुस्से में मैक्स से कुछ कहती है, पर जेनी की मॉम जेनी को डांटते हुए कहती है, जेनी तुम मैक्स को इस तरह बुली नहीं कर सकती। लुशियन जो अभी अभी अपनी मदर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए आया था, उसकी नजर उन तीनों पर पड़ती है। वो यहाँ पर मैक्स को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। जेनी की मॉम जो हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी वो लुशियन को देखकर परेशान होकर कहती है, जेनी ये कौन है? उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से जेनी का हस्बैंड कौन है, क्योंकि लुशियन भी आते ही उन्हें मॉम कह रहा था, उनकी केयर कर रहा था और वो भी उनके लिए खाना लेकर आया था। लुशियन जो काफी जेलस फील कर रहा था वो जेनी की मॉम को बता देता है कि ये उसके अंकल है और वो जेनी का रियल हस्बैंड है। जेनी की मॉम ये सब जानकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि जब उन्होंने ये सवाल पूछा था कि उनका सन इन लॉ कौन है तो उन दोनों ने एक साथ कहा था कि वही उनके सन इन लॉ है। लुशियन जब ये कहता है कि वो जेनी का हस्बैंड है तो मैक्स गुस्से में कहता है, एक्स हस्बैंड, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने जेनी के साथ क्या किया था? लुशियन ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पहली बार में उसकी मदर इन लॉ के सामने उसकी इमेज डाउन हो। इसलिए वो कहता, आंटी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं जल्द ही आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। लुशियन की बात सुनकर मैक्स गुस्से में कहता है, तुम जेनी के एक्स हस्बैंड हो और अब से मैं सारी जिम्मेदारी जेनी की उठाऊंगा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा
और उससे शादी भी करूंगा। ये सुनकर लुशियन मैक्स के साथ फाइट करने लगता है, पर जेनी उन दोनों को गुस्से में कहती है, चुप करो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों यहाँ पर कोई भी तमाशा करो। अगर तुम दोनों को ऐसे ही फाइट करनी है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। लुशियन अच्छा बनते हुए कहता है, आंटी आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी हमेशा ख्याल रखूंगा। मैंने डॉक्टर से बात की है, वो एक्सपर्ट आपको जरूर ठीक कर देगा। मैक्स भी कहता है, आंटी मैं आपको बता दूं, यहाँ के डायरेक्टर मेरे फ्रेंड है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातों ही बातों में फाइट कर रहे थे। वो एक दूसरे को दिखा रहे थे कि वो एक दूसरे से कितने बेहतर है। मैक्स लुशियन को देखकर कहता है, तुम अभी मुझसे छोटे हो, इसलिए तुम कभी मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेरे पास ज्यादा कनेक्शन है। लुशियन मैक्स को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, अंकल आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हमेशा छोटा कहेंगे। वो दोनों ही फिर से एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। जेनी ये देखकर सबसे पहले मैक्स को हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकालती है, उसके बाद लुशियन को। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कोई भी परेशान करे। वो दोनों बाहर निकलने के बाद भी एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, पर मैक्स साफ साफ कह देता है कि वो अब जेनी को परेशान ना करे। जेनी ने उसे पहले ही चांस दिया था, पर उसने जेनी को धोखा दिया। लुशियन ये सुनकर गुस्से में वहां से निकल जाता है। उसके बाद किसी को कॉल करता है। शाम के वक्त जब जेनी बाहर निकलती है तो मैक्स जेनी से कहता है, जेनी तुम मेरे साथ चलो। तभी वहां पर लुशियन भी आ जाता है। वो जेनी से कहता है, जेनी तुम इसके साथ मत जाओ, ये तुम्हारे लिए गलत सोचता है, तुम मेरे साथ चलो। वो फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, पर जेनी गुस्से में मैक्स को अपने साथ आने के लिए कहती है और लुशियन को इग्नोर कर देती है। लुशियन जो अपनी जगह पर खड़ा था, उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जेनी मैक्स से कहती है, तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो? क्या फिर से तुम मुझे फंसाना चाहते हो? देखो तुम जो भी कर रहे हो वो मत करो। मैक्स कहता है, जेनी इस बार मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलती है कि मैंने पहले तुम्हें हर्ट किया, और असली बात यह है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो पहली बार अपने दिल की बात बताता है। जेनी गुस्से में कहती है, क्या तुम मेरे सामने जॉक कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने बार बार मुझे लुशियन के पास भेजने के लिए अलग अलग ट्रिक खेली है। मैक्स इस बार साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सच में उसे पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि जेनी लुशियन के पास जाए। मैक्स इमोशनल होकर अपनी पास्ट की बात बताने वाला था। वो कहने वाला था कि सालों पहले उसने जिस लड़के की जान बचाई थी वो लड़का वही है, पर तभी वहां पर कबाब में हड्डी बनकर लुशियन आ जाता है, जो गुस्से में कह रहा था, जेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इससे क्या बातें कर रही हो? जेनी इस बार गुस्से में कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं तुम्हारे अंकल से बात भी कर रही हूँ, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम मुझे रोको, क्योंकि वो हक तुम पहले ही खो चुके हो। लुशियन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वो कहता है, जेनी मैं सच में तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे काफी कुछ क्लियर करना है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो। जेनी उसकी बात सुनकर मान जाती है। उसके बाद कहते, देखो जो भी बात करनी है उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे लाइफ से डिसअपियर हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा चेहरा और देखूं। लुशियन कहता है, जेनी तुम मेरे साथ हमारे घर पर चलो। जेनी मना कर देती है कि उसका कोई घर नहीं है, और प्लीज तुम मेरे सामने अच्छा हस्बैंड बनने का दिखावा ना करो, क्योंकि तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। ना तो मेरा कोई हस्बैंड है, ना ही मेरा कोई घर है। जो भी था वो सालों पहले खत्म हो गया था। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे इस तरह टॉर्चर ना करो। लुशियन जो एक नंबर का बेशर्म था, वो जेनी से कहता है कि तुम सच में मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहती, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? मुझे बताओ कि तुम सच में मेरे अंकल को पसंद करती हो? जेनी गुस्से में कहते, हाँ मैं दुनिया के किसी भी आदमी को पसंद कर सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं। अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो अभी के अभी तुम यहाँ से कूद सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुशियन जब जेनी की बात सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो इमोशनल होकर कहता है, जेनी क्या सच में तुम मुझे सेकंड चांस नहीं दोगी? जेनी मना करके वहां से जाने लगती है, पर लुशियन उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उसके बाद कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जेनी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर अनजान कमरे पर पड़ती है। वो जब बाहर निकलती है तो वहां पर पहले से बॉडीगार्ड खड़े थे। वो समझ जाती है कि ये सब लुशियन ने किया है ताकि वो यहाँ पर उसे कैद करके रख सके। वो गुस्से में सब पर चिल्लाने लगती है, पर तभी वहां पर लुशियन आ जाता है। वो काफी स्टाइल के साथ आया था। वो जेनी से कहता है, मैंने सुना है तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज तुम कुछ खा लो। वो इस वक्त पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, पर जेनी साफ साफ मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं खाना, और ये भी कहती है कि वो जिंदगी भर उसे इस तरह कैद करके नहीं रख सकता, वो यहाँ से भाग जाएगी। लुशियन जेनी को कस के हक कर लेता है। उसके बाद कहता है, अगर मुझे तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हें हमेशा ऐसे कैद करके रखना पड़ा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा और कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। जेनी गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गए हो?
लुशियन कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, वो भी तुम्हारे प्यार में। लुशियन गुस्से में जेनी को धमकाते हुए कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे लोगों को परेशान करूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ हमेशा पहले की तरह रहो, वही लड़की बनकर जिसका प्यार सिर्फ मेरा था। वो इतना कहकर जेनी को किस करने जाता है, पर जेनी अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लेती है क्योंकि उसे इस आदमी से घिन महसूस हो रही थी। लुशियन ये देखकर जेनी से कहता है कोई बात नहीं, अभी मुझे इससे भी इम्पोर्टेंट काम करना है। वो इतना कहकर जेनी को अपने साथ लिविंग हॉल में ले जाता है, जहां पर कुछ ही देर में मेड आकर जेनी को वेडिंग गाउन दिखाती है। कुछ देर बाद वो दोनों ही वेडिंग कपड़ों में रेडी थे। लुशियन जेनी की तारीफ करता है, वहां पर दूसरा नौकर केक लेकर आ जाता है। लुशियन ये सब देखकर जेनी से कहता है मुझे पता है तुम हर साल इसी तरह मेरे साथ वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर अब से मैं हमेशा तुम्हारा होकर रहूंगा और हम हर साल इसी तरह अपनी वेडिंग को सेलिब्रेट करेंगे। लुशियन जबरदस्ती जेनी का हाथ पकड़कर फोटोग्राफर को फोटो खींचने के लिए कहता है, पर जेनी वहां पड़े केक को उठाकर लुशियन के मुंह पर डाल देती है। उसके बाद कहती है तुम्हारे साथ कौन वेडिंग फोटो खिंचवाना चाहता है, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। लुशियन ये सुनकर बेशर्मी के साथ कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही दूसरा ड्रेस रेडी करके रखा है और तो और मैंने ऐसी कई सारी केक बनाई है, चाहे कुछ भी हो जाए पर ये शादी रुक नहीं सकती। जेनी फिर से उसके कपड़ों पर केक डालती है, पर लुशियन बेशर्मों की तरह हंसने लगता है। कुछ ही देर में वो फिर से रेडी होकर वहां पर खड़े थे। लुशियन फिर से जेनी से कहता है चलो हम वेडिंग फोटो खिंचवाते हैं, पर जेनी इस बार लुशियन के ऊपर स्ट्रॉबेरी वाली केक डाल देती है, जिससे लुशियन को एलर्जी होती है। फोटोग्राफर ये देखकर परेशान हो जाता है और जेनी जिसे लुशियन से कोई फर्क नहीं पड़ता था वो वहां से भाग जाती है। लुशियन जो एलर्जी की वजह से मरने वाला था वो बार बार जेनी का नाम ले रहा था, पर जेनी एक बार भी पीछे पलट कर उसे नहीं देखती। पर जेनी वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि बाहर पहले से ही लुशियन के बॉडीगार्ड थे। रात के वक्त जेनी अपने कमरे में लेटी हुई थी। लुशियन जो एलर्जी की वजह से काफी ज्यादा वीक हो गया था, वो अपने लड़खड़ाते कदमों से जेनी के पास आता है। तभी उसकी नजर जेनी पर पड़ती है जो आराम से बेड पर लेटी थी। लुशियन सुबह के वक्त जेनी के कमरे में आता है। वो होश में आने के बाद सीधा यहाँ पर आ गया था। जेनी रात को एक बार भी उसे देखने नहीं आई थी। वो अंदर जाकर जेनी को देखता है। जेनी गुस्से में उसे कहती है तुम ये सब मत करो, मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लुशियन जेनी को देखकर कहते जेनी मैं पहले की तरह हम दोनों के बीच रिश्ता सही करना चाहता हूँ। जेनी कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। लुशियन इमोशनल होकर कहता है जेनी तुम्हें याद है जब हम शादी में थे तब मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता था, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता था। जेनी कहते ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही खाना बनाने का शौक है तो तुम मेरे लिए वो सारी डिशेस बनाओगे जो पहले मेरे लिए बनाया करते थे। लुशियन ये सुनकर ओके कह देता है और किचन में जाकर जेनी के लिए खाना बनाता है। जब वो अपनी बनाई हुई डिशेस को टेबल पर रखता है तो जेनी मना कर देती है कि उसे ये खाना नहीं खाना, वो उसके लिए दूसरा खाना बना कर आए, जिससे लुशियन फिर से वो खाना लेकर किचन में रख देता है और फिर से जेनी के लिए खाना बनाता है। जेनी जानबूझकर उसे इस तरह परेशान कर रही थी। वो दिखाना चाहती थी कि 3 साल उसने लुशियन के साथ कैसे काटे हैं, वो लुशियन से कितना नाराज है और अब उन दोनों के बीच कोई चांस नहीं। जेनी उसे ऐसा करके 3 से 4 बार खाना बनवाती है। जब लास्ट बार लुशियन उसके लिए खाना लेकर आता है तो जेनी मना कर देती है कि उसे ये खाना नहीं खाना, जिससे लुशियन फिर से अपने लड़खड़ाते कदमों से किचन की तरफ जाने लगता है। कल रात वो पूरी रात बेहोश पड़ा था और तो और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। जेनी गुस्से में कहती है इनफ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्या तुम इस तरह अपनी जान लेना चाहते हो। लुशियन जब ये सुनता है तो खड़ा होते हुए कहता है जेनी क्या तुम अभी मेरी फिक्र करती हो, क्या तुम अभी भी मेरे लिए केयर करती हो। जेनी गुस्से में कहती है नहीं, मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करती, अगर तुम्हें मरना भी है तो मेरे सामने मत मरो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए क्योंकि तुम मेरे लिए काफी अनलकी हो। वो इतना कहकर गुस्से में वहां से जाने लगती है। जेनी के जाने के बाद लुशियन काफ़ी हर्ट था। तभी वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आकर कहता है कि उसके अंकल उससे मिलना चाहते हैं। लुशियन अपने अंकल मैक्स से मिलने जाता है। मैक्स लुशियन को धमकी देता है कि वो जेनी को छोड़ दे, अगर उसने जेनी को और परेशान किया तो फिर वो उसे बर्बाद कर देगा। पर लुशियन मना कर देता है कि जेनी उसके पास नहीं है, अगर जेनी उसके पास है भी फिर भी वो उसकी वाइफ है और ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है, उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो उन दोनों के बीच इंटरफेयर करे। मैक्स उसे वार्निंग देने के बाद वहां से निकल जाता है और लुशियन वापस आकर रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि वो जेनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये कंट्री छोड़कर जा रहा था ताकि मैक्स उसे परेशान ना कर सके और वो जेनी को मना सके। जेनी जब अब कमरे से बाहर आती है तो उसकी नजर अपने बैग पर पड़ती है जहाँ पर लुशियन रेडी होकर खड़ा था। लुशियन जेनी को देखकर कहता है थैंक गॉड तुम उठ गई, मैं तुम्हें बताने वाला था कि हम अपने आइसलैंड जाने वाले हैं, जहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए आइलैंड खरीदा है, वहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करेगा और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। जेनी ये सुनकर गुस्से में कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है क्योंकि जेनी यहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर लुशियन का बॉडीगार्ड आकर कहता है सर कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज़ हमारे साथ कंपनी चलिए। और तो और मिस लिसा अपने बच्चों को लेकर सीधा
टेरेस पर चढ़ गई है और वो ये कह रही है कि जब तक आप उसे नहीं मिलेंगे तब तक वो वहां से नीचे नहीं उतरेंगी और सुसाइड कर लेगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लुशियन ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर लिसा अपने दोनों बच्चों को लेकर गुस्से में खड़ी थी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसे लगा था कि लुशियन उसे मिसेस लू बनाएगा, पर उसने तो एक बार भी उसे देखा तक नहीं था और वो जेनी के पीछे चला गया था। और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि सारा सपोर्ट लो फैमिली ने वापस खींच लिया था। हर तरफ उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। हर कोई उसे मिस्ट्रेस कह रहा था, इसलिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो लुशियन के आने पर इमोशनल होकर कहते, लुशियन तुम आ गए। लुशियन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे सामने आने की। लिसा परेशान होकर कहती है, तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, हमारे पहले से ही दोनों बच्चे हैं और वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं। तुम एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। क्या तुम्हें अपने बच्चों पर भी तरस नहीं आता? लुशियन गुस्से में कहता है, नहीं आता मुझे तरस, इसलिए जाओ यहाँ से। मैंने पहले भी कह दिया था कि मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कोई रिश्ता नहीं। रही बात प्यार की, तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता था। लिसा रोते हुए कहती है, पर तुम हमें पैसे तो दे सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इन दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी? और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और अपने बच्चों को अपना लो, क्योंकि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। लुशियन जो एक नंबर का कमीना था, वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ और मैं दोनों अलग हो गए हैं। तुमने उसे प्रोवोक किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे जीने और मरने से फर्क पड़ेगा? अगर तुम चाहती हो तो अभी मर सकती हो, आई डोंट केयर। और ये दोनों बच्चे, मुझे इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे लिए किसी बास्टर्ड से कम नहीं है। ये दोनों भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एविल, इसलिए मेरी नजरों से दूर हट जाओ। लिसा के दोनों चंगू मंगू बहुत बुरी तरह रो रहे थे। लिसा गुस्से में लुशियन से कहती है, तुम सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते। अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता तो तुम जेनी के साथ चीट करते, क्योंकि तुम्हारा प्यार तुम्हारी तरह खोखला है। तुम सारा ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकते। अगर मैंने तुम्हें एक बार सीड्यूस किया था तो तुम मेरे पास हर बार क्यों आते थे? तुमने इतने सालों तक मेरा यूज किया और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। आज मेरी जो भी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, और मैं तुम्हें कर्ज करती हूँ कि तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, ना ही तुम्हें कभी जेनी माफ करेगी। वो इतना कहकर बिल्डिंग के नीचे जंप कर देती है। वो अकेली नहीं बल्कि अपने बच्चों के साथ नीचे कूदी थी। लुशियन ये देखकर जोर से लिसा का नाम लेता है। उसके बाद नीचे देखता है जहाँ पर खून ही खून बिखरा था। वो शौक होकर कहता है, मैंने इन्हें मरने पर मजबूर किया, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लिसा इस तरह सुसाइड करेगी। तभी वहां पर उसका खास आदमी आता है और कहता है कि जेनी भाग गई है। लुशियन जब जेनी का नाम सुनता है तो अपने होश में आता है। वो भागते हुए वापस अपने विला जाता है, पर वहां पर जेनी नहीं थी। जेनी गायब हो चुकी थी। लुशियन गुस्से में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। असिस्टेंट बताता है कि उसके अंकल ने ये सब किया है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मैक्स जेनी को लेने आया था। जेनी पहले उसके साथ आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि लुशियन ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके अपनों को हर्ट करेगा। इसलिए वो मैक्स से कहती है, क्या तुम फिर से मेरे साथ गेम खेल रहे हो? पर मैक्स मना कर देता है और सच्चाई बताता है कि सालों पहले उसने जिस लड़की की जान बचाई थी वो वही लड़का है और वो उसे बचाना चाहता है। जेनी को पुरानी बातें याद आती हैं, पर फिर भी वो परेशान होकर कहती है, मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर लूँ? मैक्स कहता है, सॉरी, ये मेरी गलती है, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि तुम ही जोई हो, पर अब मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जेनी भी उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसने गलतफहमी के चलते लुशियन से शादी कर ली थी। उसे लग रहा था कि लुशियन ही वही लड़का है, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था उस लड़के का नाम भी लू फैमिली से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसने मैक्स के बदले लुशियन को वो लड़का समझ लिया था। लुशियन पूरी सच्चाई जानकर काफी गुस्सा होता है। दूसरी तरफ मैक्स जेनी के साथ एक अपार्टमेंट में बैठा था, जहाँ पर उसने जेनी के लिए सारा इंतजाम करके रखा था ताकि यहाँ पर लुशियन जेनी को परेशान ना कर सके। मैक्स जेनी को सेफ देखकर वहां से जाने लगता है। जेनी जो अपना लंच कर रही थी वो मैक्स से कहती है, संभल कर जाना। मैक्स वहां से तुरंत ही अपने विला जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रात के वक्त लुशियन बुरा सपना देखकर उठ जाता है। उसे वही याद आ रहा था जिसमें लिसा उसके लिए सुसाइड कर रही थी, और तो और उसने जेनी के साथ जितना भी बुरा किया था वो एक एक करके उसे रातों को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो उठकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो सुबह उठकर ही सीधा मैक्स के पास चला जाता है। उसके बाद मैक्स के साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि जेनी के भागने के पीछे सिर्फ मैक्स का हाथ है और वही ऐसा कर सकता है। उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। लुशियन इतना पागल हो गया था कि वो अपनी जेब से खंजर निकालकर मैक्स पर मारने जाता है। मैक्स तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो?
अगर ऐसा किया तो तुम जेल में चले जाओगे। देखो, मैंने जेनी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम ये जिद छोड़ दो। पर लुशियन गुस्से में कहता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुमने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है। मैक्स लुशियन को समझाते हुए कहता है, देखो, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो जेनी कभी तुम्हें सेकंड चांस नहीं देगी, क्योंकि पहले ही तुम उसकी नजरों से उतर चुके हो। इस वक्त मैक्स के हाथों से खून बह रहा था, क्योंकि उसने अपने एक हाथ से खंजर को रोका था। मैक्स जैसे लुशियन को समझाता है, लुशियन अपने हाथ में पकड़े खंजर को नीचे फेंक देता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि अब उसका जेनी के साथ कोई चांस नहीं है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। जेनी अपनी नॉर्मल लाइफ में काफी खुश थी, क्योंकि इन कुछ दिनों में लुशियन ने उसे कभी परेशान नहीं किया था। वो अपना काम करके वहां से सामान लेने के लिए निकल जाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है, जो उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। वो मैक्स को देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अब किसी को भी देखना नहीं चाहती? मैक्स कहता है, पर आज न्यू ईयर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मेरे साथ करो। जेनी ये सुनकर उसे जाने के लिए कहती है। उसके बाद दरवाजा बंद कर लेती है। मैक्स वहीं पर खड़ा था। जेनी को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर कहती है, दूसरी बार से यहाँ पर मत आना, मैं इस बार तो तुम्हें अंदर आने दे रही हूँ। मैक्स ये देखकर काफी खुश होता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। जेनी मैक्स से प्यार करने लगी थी और उन दोनों ने शादी कर ली थी। इसी तरह उन्होंने एक साथ 3 न्यू ईयर सेलिब्रेट किए थे, और इस 3 सालों में उसने एक बार भी लुशियन का नाम नहीं सुना था। तभी उसे मैक्स से एक दिन पता चलता है कि लुशियन मरने के कगार पर है, और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो अपने आप को काफी दोषी मान रहा था। वो रिग्रेट कर रहा था। इसलिए जेनी लुशियन से मिलने जाती है, क्योंकि लुशियन ने कहा था कि वो जेनी से मिलना चाहता है। 3 साल हो गए थे, उसने एक बार भी जेनी को परेशान नहीं किया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि गलती उसकी है। जेनी अंदर आकर लुशियन से कहती है, तुम क्या चाहते हो? 3 साल हो गए, तुम अपनी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे? अगर ऐसा ही रहा तो तुम मर जाओगे। लुशियन इमोशनल होकर कहता है, जब तक तुम मेरे पास नहीं होगी मैं जीकर क्या करूँगा? जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे अपने बच्चे और लिसा का चेहरा दिखाई देता है, जो खून से लथपथ था, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें और इन तीनों को काफ़ी हर्ट किया है। मैंने तुम्हें भी काफ़ी ढूंढा, पर मैं अपने अंकल की वजह से तुम तक कभी पहुंच नहीं पाया। मैंने तुम्हें भी काफ़ी ढूंढा, पर मैं अपने अंकल की वजह से तुम तक कभी पहुंच नहीं पाया। और सच बात तो ये है कि मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मुझ पर काफ़ी सारा बोझ आ चुका है। मैंने कई सारे मासूम लोगों को हर्ट किया है। जेनी उसकी इमोशनल बात सुनकर वहां पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। लुशियन इमोशनल होकर कहता है, जेनी, मैंने लोगों के साथ काफ़ी बुरा किया है, मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा किया है, इसलिए भगवान मुझे इस तरह पनिश कर रहे हैं। मैं चैन से एक पल भी बैठ नहीं पाता। जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे अपने बुरे कर्म दिखाई देते हैं। और तुम भी तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। जेनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। जो भी हुआ वो पास्ट की बातें थी। लुशियन ये सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद कहता है, तुम काफी अच्छी हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। जेनी जानती थी कि लुशियन ने पूरी तरह से अपनी जिंदगी जीने की होप खो दी है, इसलिए वो झूठ बोलते हुए कहती है, लुशियन, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी और तुम्हारे साथ फिर से पहले की तरह रहूंगी। लुशियन ये सुनकर इमोशनल होकर जेनी के हाथ को चूम लेता है। उसके बाद कहता, ठीक है, तुम मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। 3 साल हो गए थे। लुशियन एक बार भी डॉक्टर की ट्रीटमेंट के लिए माना नहीं था, क्योंकि वो इसी तरह अपने आप को खत्म कर लेना चाहता था। पर जब उसने ये सुना कि जेनी उसे माफ कर देगी और वो उसके साथ फिर से स्टार्ट करेगी, तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। जेनी ये सुनकर खुश होकर वहां से डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। लुशियन इमोशनल होकर अपने आप से कहता है, मुझे इतने सालों में क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम इतनी अच्छी इंसान हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे बारे में इतना सोच रही हो, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया वो रिग्रेट करते हुए अपने आप को ही बुरा भला कहने लगता है। दूसरी तरफ जेनी भागते हुए रिसेप्शन एरिया में जाती है ताकि डॉक्टर को बुला सके। लुशियन जो हॉस्पिटल वार्ड में था वो अपनी जेब से अपनी वेडिंग फोटो निकालता है। उसके बाद कहता है, मुझे चीटिंग नॉर्मल लगी थी, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर नहीं, मेरी वजह से काफ़ी सारी मासूम लोगों की जान गई है। वो लिसा को याद करता है, वो अपने बच्चों को याद करता है, वो जेनी को याद करता है, जिसकी वजह से वो आज तक रिग्रेट कर रहा था। वो उस फोटो को लेकर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दर्द को खत्म कर सके। दूसरी तरफ जेनी डॉक्टर को लेकर भागते हुए लुशियन की वार्ड की तरफ आ रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लुशियन इस तरह अपने आप को खत्म कर लेगा। लुशियन मरते वक्त जेनी को याद कर रहा था। जेनी जो हॉस्पिटल वार्ड में आ गई थी वो ये देखकर जोर से चिल्लाती है। ड्रामे के लास्ट पार्ट में हम जेनी और मैक्स को देखते हैं, जो लुशियन की ग्रेव के पास जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। लुशियन ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि वो जेनी के लिए क्या फील करता है। वो जेनी से माफी मांगता है, और तो और उसने अपनी सारी कंपनी और पैसे प्रॉपर्टी सब कुछ जेनी के नाम कर दिया था। जेनी ये सुनकर पुरानी बातों को याद करती है। वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे, वो दोनों परफेक्ट कपल थे।
वो सच में लूशियन से प्यार करती थी, पर अब उनका प्यार इस तरह खत्म हुआ था। जेनी पुरानी बातों को याद करके रोती है। उसके बाद मैक्स के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।